Hello everyone, welcome to my channel and I am Bushra Khanam and today I am bringing you a very interesting thing for you. Guess what? So yes, you are right, we are going to discuss our National Education Policy 2020. आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल डिटेल में। सो आज आपको पूरा डॉक्यूमेंट में क्या है क्या नहीं है बिल्कुल डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। As you all know that it's a quite long document, we will discuss I will publish in 3 videos. Okay, this is the first video of National Education Policy 20. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अब तक आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी अब तक की 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वॉज इन 1968 दैट इज़ इंदिरा गांधी के टाइम पे, और सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो राजीव गांधी के टाइम पर आई थी, और उसको रिवाइज किया गया था 1992 में डेफिनेटली। अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ये पूरे 34 इयर्स के बाद आई है, और ये इतने सालों बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाली है। इसमें चेंज है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते हैं, एक इतना ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हम एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने वाले हैं, उसके लिए टीचर्स, हमें कैसे टीचर्स रिक्रूट करने हैं और उनकी क्वालिटी को भी बेहतरीन करने के लिए हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये ऑन पेपर तो देखा जाए पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे व्हाट विल हैपन, ओके। लेकिन आई होप सो कि इम्प्लीमेंटेशन अगर इसी तरह से, जिस तरह से ऑन पेपर इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन अगर इसका होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे, और चेंजेस आएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से चेंजेस आएंगे। काफ़ी अच्छा कि पॉलिसी है तो काफ़ी अच्छे से चेंजेस आने वाले हैं। एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो आज हम इसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। आई विल शो द होल डॉक्यूमेंट, एंड विल डिस्कस लाइन बाय लाइन, ओके। तो आपको बिल्कुल डिटेल में इसकी नॉलेज मिलने वाली है। और जो बच्चे जिनको पूरी डिटेल नहीं चाहिए, जिनको इसके साइलेंट फीचर्स चाहिए एक तरह से, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका एक साइलेंट फीचर्स जो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह से हम बीएड के स्टूडेंट्स के लिए लाते रहेंगे। अब मैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई हूँ। प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज़ भी वी विल डिस्कस, and is apart from that we will also discuss women's education and many more, okay। तो चलिए without wasting our time let's start the education policy। तो हम सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि कंटेंट। तो कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद है हमारा टोटल 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले बात की गई है स्कूल एजुकेशन की, ओके। देन सेकंड नंबर पे जो बात की गई है पार्ट 2 में, दैट इज़ हायर एजुकेशन। इसके बाद जो डिस्कस किया गया है अदर की एरियाज़ में जो डिस्कस किया गया है वो है टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए हम और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा है फोर्थ पार्ट में क्या है, मेकिंग इट हैपन। मीन्स हम किस तरह से कैसे क्या चेंजेस करें, कौन से रिफॉर्म करें, कौन सी कमेटीज़ बनाएं जो ये पॉलिसी जो है हमारी इम्प्लीमेंट हो सके और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, या फाइनेंसिंग किस तरह से की जाएगी। तो इस तरह से पार्ट 4 में ये डिस्कस किया गया है कि अगर ये एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है और अगर इतनी बेहतरीन है तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स, न्यू कमेटीज सेटअप करनी होंगी, वो जल्दी से जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे इंट्रोडक्शन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है, एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। एजुकेशन ही एक ऐसा की है जिसके थ्रू हम ह्यूमन पोटेंशियल को फुली अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं देनी है स्टूडेंट्स को, हमें एक ऐसे सोसाइटी, ऐसा सिटीजन्स हमें डेवलप करने हैं जो कि अपने साथ साथ और बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चल सकें और पूरे ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करें। आजकल हम देखते हैं इस तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी है वो, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है
इसमें बात की गई है हाई क्वालिटी एजुकेशन की। हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तो हम बात पहले ही कर चुके हैं। NCF 2005 भी कहता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। इसके अलावा हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान भी है, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, मतलब समग्र शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर जो मेन फोकस रखा गया है वो रखा गया है हाई क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन। आज का जो इतना चेंजिंग वर्ल्ड है ग्लोबल, क्या रिक्वायरमेंट है? एक हाई क्वालिटी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम फेस कर सकें, आज के वर्ल्ड को फेस कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंश्योर इंक्लूसिवनेस। एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्या बात की गई है, इंक्लूसिव एंड इक्विटी। इंक्लूसिवनेस, तीन, आप ये जान लीजिए कि तीन चीज़ों पर तो बिल्कुल फोकस किया गया है। हाई क्वालिटी एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2 इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। सारे सब स्टूडेंट्स मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ें। ये नहीं जो स्पेशल अटेंशन जिन्हें रिक्वायर्ड है उनको हम अलग ही स्कूल में डाल दें। अगर हम उन्हें अलग ही स्कूल में डाल देंगे तो फिर वो उन्हें एक टाइम बाद उन्हें फिर सोसाइटी के ही लोगों में आकर मिलना है, मिक्स होना है, उन्हीं के साथ उन्हें इंटरेक्ट करना है। तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही हम ऐसी चीज़ डेवलप करें। तो इंक्लूसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्विटी। ओके, हम देखते हैं कि जो आज का हमारा जो रैपिड चेंजिंग जो हमारा वर्ल्ड है, इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। जितनी भी अनस्किल्ड जॉब है हम देखते हैं वो टेकन ओवर कर ली गई हैं बाय मशीन्स, ठीक है। तो अब हमें जो चाहिए वर्कफोर्स, वो कैसे चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, जिसके पास किस तरह की नॉलेज हो, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, डेटा साइंस, इसके अलावा मल्टी पे बहुत फोकस किया गया है। जैसे हम देखते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सब पे फोकस किया गया है कि जितनी भी, क्योंकि अनस्किल्ड जॉब्स तो मशीन ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब हमें कैसा वर्कफोर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है बहुत। तो हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जहाँ पर चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न, बच्चे सिर्फ सीखें नहीं बस, लेकिन ये भी सीखें कि हाउ टू लर्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि बच्चे सिर्फ सीखें, सीखना कैसे बच्चे ये सीखें, ठीक है। कंटेंट को रिड्यूस कर दिया गया, लेस कंटेंट है। इसके अलावा मेन मतलब कि मेजर फोकस पे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का तो आप बहुत आगे देखेंगे कि कितना बड़ा इसके लिए चेंज किया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए। और ऐसी पेडागोजी की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो बच्चों में, मतलब टीचर के लिए भी चेंजेस होने बहुत ज़रूरी है। तो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को इस तरह से ही लेके चलें, तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। उनकी जो मतलब कि उनकी जो एजुकेशन हो वो कैसी हो, फ्लैक्सिबल हो, बिल्कुल ओके, फ्लैक्सिबल हो, इंजॉयबल हो, बच्चे इंजॉय करें, बच्चों को अपने गेम्स में और उनके अपने एकेडमिक्स में उनको डिफरेंस ना लगे। मतलब कि बच्चों को हमें लर्निंग उनके लिए बर्डन ना लगे, उनके लिए जितना इंटरेस्टिंग उनके लिए वो सीखना हो उतना इंटरेस्टिंग उनके लिए वो गेम खेलना, कोई एक्टिविटीज़ करना भी इतना ही इंटरेस्टिंग हो जितना इंटरेस्टिंग उनको गेम लगता है, उतना इंटरेस्टिंग उन्हें क्या लगे, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज गेन करना उतना ही इंटरेस्टिंग लगे। कोई बोरिंग नहीं होना चाहिए उनके लिए बर्डन नहीं होना चाहिए उस तरह का। और बच्चों को और होम और उसका जो स्कूलिंग है उसमें उसको डिफरेंस ना लगे, उसको ये ना लगे स्कूल आ गया तो मैं कहीं नया जगह आ गया और मुझे यहाँ पे बस सीखना है। सीखे वो घर पे भी सीखे, वो स्कूल में भी, और दोनों जगह हम रिलेट कर पाएँ, हमें स्कूल लाइफ को घर की लाइफ से रिलेट कर पाएँ। मतलब कि कुछ उसके होम लैंग्वेज का भी बहुत अच्छा फोकस इसमें किया गया है कि जो होम लैंग्वेज है कि लैंग्वेज से काफ़ी इमोशनल कनेक्शन होता है हर किसी का। तो बच्चे को जो लैंग्वेज आती है हम उसी में उसको सिखाएंगे। लोकल टीचर्स अपॉइंट करें जो उस लैंग्वेज मतलब जो उसको जो लोकल लैंग्वेज जिन्हें आती हो, तो क्या होगा कि बच्चे को अपने रिलेटेबल लगेगा। जो उसके घर में खाने बनते हो, जो फूड हो, उसी से रिलेट करके हम उसको फूड वगैरह पढ़ाएं। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे, और उनको सीखने में फिर ये बर्डन नहीं लगेगा, ये अननोन से कोई चीज़, फॉरेन से कोई चीज़ नहीं लगेगी, बिल्कुल ही रिलेटेबल लगेगी। और ये जो गैप है जो करंट स्टेट ऑफ लर्निंग का, ठीक है, और आज के टाइम पे जो अब जो रिक्वायर्ड है,
मतलब करंट स्टेट ऑफ लर्निंग, जिस तरह से भी अब हमारे लर्निंग का सिस्टम है पूरा, और जो अब हमें चाहिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसके बीच का जो गैप है वो कैसे ब्रिज होगा, वो उसको हम कैसे ब्रिजिंग करेंगे, मेजर रिफॉर्म्स के थ्रू। मेजर रिफॉर्म्स होने चाहिए जो क्या कर सकें, जो ला सकें हाई क्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी ला सकें सिस्टम में। ओके और ये जो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक होना चाहिए। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें 21st सेंचुरी की जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उस पे फोकस किया गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उन पर फोकस किया गया है। ओके अब हम आगे देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। हम देखते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर एम्फेसिस किस पे किया गया है, सिर्फ बच्चे में कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ उसकी डेवलप ना हो, बल्कि फाउंडेशनल कैपेसिटीज़ भी उसकी डेवलप हो। जैसे कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे बहुत फोकस किया गया कि जब बच्चा, उसके फाउंडेशन ही उसके ठीक नहीं होगा, उसका बेस इसके ठीक नहीं होगा, वो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मतलब कि वो बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो, वो किसी लैंग्वेज को, उसको जो टेक्स्ट है उसमें उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, उसे पढ़ सके, उसे लिख सके। इसके अलावा न्यूमरेसी से हमारा मतलब क्या है, न्यूमरेसी से हमारा मतलब है जो अरिथमेटिक है, नंबर्स है, काउंटिंग्स हैं, वो बेसिक काउंटिंग है वो कर पाए, जो इंडियन नंबर सिस्टम है उनके साथ वर्क कर पाए। ठीक है, सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ नहीं, फाउंडेशनल कैपेसिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर भी फोकस किया गया है। और यहाँ पर हमारा जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया गया, जो हमारी एंशिएंट, अगर हम हिस्ट्री देखें इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में, कि नॉलेज जो है वो स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि नॉलेज एक्वायर करना मतलब कि यही हाईएस्ट ह्यूमन गोल रहा है। ठीक है, शुरू से ही। तो हमें मतलब कि कहीं दूर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन में, हमें इंडिया में ही बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो इंडिया से ही इसी के एजुकेशन सिस्टम से डेवलप हुए हैं। तो हमारी जो एंशिएंट इंडिया की जो नॉलेज है वो हमारी गाइडिंग लाइट रही है फॉर दिस पॉलिसी। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। हम देखते हैं कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म। टीचर जो है सेंटर पे रहे, मतलब कि अगर हम देखें कि हम एजुकेशन में हम चेंज करना चाहते हैं, हम स्कूल एजुकेशन में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम टीचर एजुकेशन में चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल रहेगी या हम इसको पॉसिबली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम इसको? तो नहीं। तो जो हमारे टीचर हैं वो हमारे मतलब कि एक मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है हमारे, तो हमें क्या करना है, इसी को हमें बना के रखना है। ठीक है, और वो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन्स हैं उनको शेप करते हैं, तो इसी तरह से उनकी जो एजुकेशन हो वो भी उतनी ही हाई क्वालिटी की हो जितनी हाई क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चे को देना चाहते हैं। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दिस मस्ट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस। क्या प्रोवाइड करे ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? एक हम बात करते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन की। ओके यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और स्पेशल फोकस किस पे रहेगा? मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं उनके ऊपर मेन फोकस रहेगा। ओके तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? जो क्या ला सके, हमारे इंक्लूजन ला सके, जो इंक्लूजन ला सके, इक्वालिटी ला सके। इसके अलावा हमें क्या करना है? एक हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके पॉलिसी की हम बात करें, जैसे कि हमारी लास्ट पॉलिसी जो थी 1986 में, इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, और आफ्टर 34 ईयर्स ही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, तो इसके बाद बस वो हमारी जो 1986 वाली पॉलिसी थी, बस उसको क्या कहता है, रिविजिट कर दिया गया था, मतलब कि उसको रिवाइज़ कर दिया गया था 1992 में उसके बाद से। और सिर्फ हमारा क्या आ गया था बीच में, एक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आ गया था, और उसके बाद से कोई मेजर चेंजेस एजुकेशन में नहीं हुए। तो अब जो है ये मेजर चेंजेस आने वाले एजुकेशन में। ओके तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी। ओके तो हमारा एजुकेशन पॉलिसी का जो पर्पस है वो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स डेवलप करना जो कैपेबल हो रैशनल थॉट, कंपैशन, उनके अंदर एम्पैथी हो, करेज हो, रेजिलियंस हो, साइंटिफिक टेम्पर हो। ओके इसके अलावा उनके अंदर हो क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी लाना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं फर्दर के प्रिंसिपल्स पे एजुकेशन पॉलिसी के। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल।
अभी यहीं से आपको आइडिया होने वाला है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, मेन जो है मतलब कि उसकी पूरी थीम क्या है, वो किस पे बेस्ड है, क्या फोकस है, यहाँ से आपको पूरा आइडिया होने वाला है इसका। ओके, तो सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें फॉस्टर करना, उन्हें बाहर निकाल के लाना बेसिकली। इसके अलावा अचीविंग फंडामेंटल और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी का मतलब है कि वही कि वो लिख सकें, पढ़ सकें, जो स्मॉल टेक्स्ट है, बेसिक टेक्स्ट है, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। न्यूमरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी का मतलब है कि जो बेसिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, इन सब को वो कर सके। तो यहाँ पर हमारा बच्चों को अगर यही नहीं आएगा तो वो आगे, अगर हम पूरी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो हमें किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगी। तो फाउंडेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी गई है कि बच्चे अपना पाथ जो है वो खुद बना सकें, खुद सेट कर सकें, बस हम उन्हें क्या करें, गाइड करते रहें। और बहुत ज़्यादा यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, साइंस एंड द अदर थिंग, द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसा ना, मतलब ये जो हायरार्की मेंटेन हुई हुई है ना, और ये सिर्फ मतलब कि ऐसा सिर्फ मतलब कि लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं कि जो साइंस वाला बच्चा, अरे वाह इसमें तो पता नहीं कौन सा माइंड लेकर ये बॉर्न हो गया कि ये मतलब काफ़ी हाई फाई है या जो भी है। सब, हर चाइल्ड, हर बच्चा बराबर है। तो इस ऐसा जो सेपरेशन है, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन था आर्ट, साइंस, कॉमर्स का, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। हम मल्टीपल मतलब कि सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं इजीली। ओके, जैसे कि मैंने बताया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को तो अचीव करने के लिए मतलब कि मल्टी एग्जिट एंट्री सिस्टम है, और जो हार्ड सेपरेशन था, मतलब कि जो सेपरेशन था आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, बच्चा अपनी मर्जी से अपना पाथ चूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो, अगर कोई साइंस वाला बच्चा चाहता है कि उसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उससे शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी है, तो वो ले सकता है। ऐसा ना हो कि वो सोचे कि व्हाट इज़, साइंस वाला स्टूडेंट ये देखते रहे व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड व्हाट इज़ ये बिल कौन से हैं या अकाउंट कौन से हैं। तो ऐसा ना हो, अगर वो चाहता है उसकी नॉलेज लेना तो वो ले सकता है। वो मतलब कि सीखने के लिए सीखे, ऐसा ना हो कि बस पढ़ रहा है और उस मतलब कि उसका एप्लीकेशन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, इन फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, रोट लर्निंग को बिल्कुल ही डीमोटिवेट किया गया है। रोट लर्निंग ना होकर बच्चे सीखने के लिए सीखे, लर्निंग फॉर एग्जाम ना हो बिल्कुल भी। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ये तो मेजर फोकस ही है। इसके अलावा ह्यूमन एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर क्या हो, बनी रहें, जो कि बहुत ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया गया है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा कि लैंग्वेज से एक इमोशनल कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना, 5th ग्रेड तक तो बच्चों को उसी की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना, और ये क्लास 8 तक भी है कि अगर एक्सटेंड हो सके तो क्लास 8 तक भी हम उसको क्या कर सकें, उसी के लैंग्वेज में पढ़ा सकें, ताकि वो मोर सेफ, मोर कनेक्टिव, मोर वेलकम फील करे बच्चा। ठीक है, इसके बाद है हम उसको लाइफ स्किल्स हम उसको सिखा सकें, जैसे कि कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, रिजिलियंस है। सम असेसमेंट, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। तो यहाँ पर क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब हमें उसे असेस करना है लर्निंग के लिए, मतलब कि हमें उसे सिखाने के लिए असेस करना है कि हमें उसे क्या सिखाना है। अब ऐसे असेस नहीं करना कि जो उसने सीख लिया हमें वो असेस नहीं करना, वो चेक नहीं करना कि इसने क्या सीख लिया, किस लेवल पे ये बच्चा, नहीं, हमें असेस इसलिए करना है ताकि हम उसे और सिखा सकें। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़, मतलब कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, टेक्नोलॉजी से मेन चीज़ क्या होती है कि हमें बच्चों को लेवल पर ही आके हम उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो ये जो गैप है, ये जो हमारा और स्टूडेंट्स का, इसको ब्रिज करती है, इसको कम करती है, और हमें बच्चों के लेवल तक पहुंचने में बहुत हेल्प करती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिनर्जी हो एक एजुकेशन सिस्टम में, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप हो सके,
टीचर्स आर द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, उनके हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो प्री सर्विस टीचर हैं उनके लिए हम किस तरह से प्रोग्राम्स कर सकते हैं, मतलब कैसे प्रोग्राम डेवलप करें कि वो अच्छे मतलब कि न्यू और लेटेस्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस ला सकें। और जो इन सर्विस टीचर हैं उनको भी हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनके लिए। एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस। एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट कंसिडर करना चाहिए, हर चाइल्ड का बेसिक राइट है, जन्मजात उसका जो है अधिकार है एजुकेशन लेना। ओके, एंड नाउ व्हाट इज़ द विज़न ऑफ दिस पॉलिसी। इसका विज़न है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना जो क्या कर सके, दैट कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इंडिया को एक क्या बना सके, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना सके। बच्चे के अंदर एक रिस्पेक्ट डेवलप हो सके टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो गाइस हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। तो हम देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन जो हमारा करंट सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का वो है 10+2 का। इसमें हमारी कवर होती है 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन है, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 15 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन कर दी गई है। यहाँ पे आप देखिए, पहले का जो हमारा सिस्टम था स्कूल एजुकेशन का वो हमारा स्टार्ट होता था ग्रेड 1 से। ग्रेड 1 यानी कि स्टार्ट हो रहा है ये बेसिकली, ग्रेड 1 से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें ग्रेड 1 से बच्चे किस ईयर में हैं, मतलब कि क्या एज है उसकी, तो 6 ईयर से स्टार्ट होते थे बेसिकली पहले हमारे जो एजुकेशन स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होते थे। लेकिन अब जो स्कूल एजुकेशन 3 ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब स्कूल जाने से पहले बच्चा को प्रिपेयर किया जाएगा कि वो स्कूल जाने के लिए रेडी रहे, तो वो 3 ईयर से इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम प्री स्कूलिंग कहेंगे। तो इसका मतलब अब जो यहाँ पर कर दिया गया है, जो 10+2 जो हमारा करंटली प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके, बेसिकली ये 12 ईयर्स का है, अब इसको चेंज करके 15 ईयर्स का कर दिया गया है। और इसमें ये 2 पार्ट्स में था, अब इसको 4 पार्ट्स में कर दिया गया है। जैसे 10+2 को चेंज करके क्या कर दिया गया है, 5-3-3-4। 5-3-3-4 में सबसे पहले 5 ईयर्स की क्या है, हमारी फाउंडेशनल स्टेज है। यह हमारा 3 to 8 ईयर्स तक है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें क्या है कि बच्चा, इसमें 3 ईयर्स की प्री स्कूलिंग है, मतलब 3 to 6 ईयर्स का जो बच्चा होगा वो प्री स्कूलिंग में जाएगा पहले, उसके बाद वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में एंटर करेगा। और यहीं पर हमें क्या करना है, उसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यहीं पर अचीव हो जानी चाहिए उसकी। उसके बाद हमारे वो प्रिपरेटरी 3 ईयर्स हमारे प्रिपरेटरी हैं। फिर फर्दर 3 ईयर्स जो हैं वो हमारे मिडिल स्कूल के हैं, और 4 ईयर्स जो है सेकेंडरी, दैट इज़ 9 to 12 जो है वो सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी हमारी। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा मॉडल यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में जो हमारा प्रीवियस प्रिवेलिंग जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। ओके, 10 ईयर्स जो है 6 से स्टार्ट होता था हमारा 10 ईयर्स, और फिर 2 ईयर्स की सेकेंडरी स्टेज होती थी। अब हमारा क्या है, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, इसमें फर्दर इंक्रीमेंट कर दिया गया 3 to 6 ईयर्स। यानी कि अब हमारा जो, जैसे कि हम देखते हैं कि जो जैसे हॉर्लिक्स साइड में 90% ब्रेन का विकास हो जाता है 5 साल की उम्र तक, तो वही है कि बच्चे को उसमें उतने ज़्यादा उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, और हम उसको नरिश नहीं कर पाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी को अगर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, नर्चर नहीं कर पाएंगे, तो वो आगे फर्दर हम उसको वो लूज़ हो जाएगी, वो पीछे रह जाएगा, और वो जो हमारा स्टैंडर्ड है वहाँ तक वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज है, 3 ईयर्स की प्रिपरेटरी है, 3 ईयर्स की मिडिल है। इसके अलावा हमारी जो है 4 ईयर्स की, ये जो हमारी 4 ईयर्स की क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। ओके, इसमें फाउंडेशनल स्टेजेस में 3 ईयर्स की प्री स्कूलिंग है, इसमें बाल वाटिका में जा सकता है बच्चा, आंगनवाड़ीज़ हैं उनको भी, हमें आंगनवाड़ी पहले से ही प्रेजेंट है लेकिन हमें फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चा 5 ईयर्स में 3 to 6 ईयर्स तो वो हो गया प्री स्कूलिंग, और फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, तो ये 5 ईयर्स हो गए टोटल। 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग एंड 2 ग्रेड्स यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रिपरेटरी में बच्चा जाएगा ग्रेड 3 to ग्रेड 5। यहाँ पे ये 3 ईयर्स की प्रिपरेटरी, फिर मिडिल स्कूल है, मतलब कि मिडिल स्टेज है, उसमें क्या है कि हमारा 6 to 8 है, और फिर 9 to 12 हमारा फर्दर सेकेंडरी आ जाएगा।
तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज़ फाउंडेशनल जो हमारी स्टेज है फर्स्ट 5 ईयर्स की। तो पहले तो हम प्री स्कूलिंग की ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो 85 ये वेल स्टेब्लिश्ड है, वेल क्लिनिकली टेस्टेड है कि जो 85% जो है ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो एट द एज ऑफ 5 या 6 तक हो जाता है बच्चे का। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, उसको स्टिमुलेट करें, उसकी नर्चर करें नेचुरल क्रिएटिविटी को, और उसको हम फर्दर इन्हांस करें। और यहाँ पर क्या मेन फोकस जो है ECC जो है अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे करोर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए अभी भी वो एक तरह से ड्रीम है, वो एक तरह से हमें अचीव करना है, वो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर क्या है कि मेन फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे। और ये जो हमारा जो गोल है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अचीव करने का, ये हमारा जो गोल है ये सेटअप किया गया है कि 2030 तक हमें इसको अचीव करना है। ठीक है, जो भी बच्चे ग्रेड 1 में अब जाएंगे वो स्कूल रेडी हों और वो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है वो अचीव कर लें, मतलब फाउंडेशनल स्टेज में। एक आइडियल ECC कंसिस्ट करता है, क्या होता है उसमें, फ्लेक्सिबल होगा, मल्टी फेसेटेड होगा, मल्टी लेवल होगा, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी जिसमें अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स ये सब होंगे। आउटडोर और इंडोर गेम्स होंगे, पजल्स होंगे, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फर्दर जो है एक्टिविटीज़ होंगी ताकि एक ऑप्टिमली उसको अचीव कर पाएँ हम। और इसको अचीव करने के लिए हमें क्या, एक और इसको अचीव करने के लिए NCPEECC, मतलब कि जो हमारा NCF होता था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ पर वही है नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये डेवलप किया जाएगा जो कि 3 to 8 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो इसको अचीव करने के लिए एक NCPFECC डेवलप किया जाएगा। NCPF मतलब NCF जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसी से है कि नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 8 ईयर्स तक के लिए ये डेवलप किया जाएगा। ये 2 सब फ्रेम्स में होगा, जैसे कि 0 to 3 ईयर्स के तक के लिए होगा एक, और जो दूसरा होगा वो 3 to 8 ईयर्स तक के लिए जो होगा वो डेवलप किया जाएगा। और बेस्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस लाई जाएंगी, बेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इसमें लाई जाएंगी ताकि वो बच्चे को, इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, टीचर्स का भी होगा, और जो सोशल वर्कर्स हैं कम्युनिटी में वो सब उसमें मिलकर एक रोल पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो हमारा गोल है ECC का वो हमारा किस तरह से अचीव होगा, ये हमारा अचीव होगा एक हाई क्वालिटी ECC करिकुलम हमें मेंटेन करना है। और ये कैसे मेंटेन होगा, इसके लिए एक्सटेंडेड और एक्सपैंडेड स्ट्रेंथेंड सिस्टम बनाया जाएगा ECC के लिए। जो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी, जो मतलब कि जो सिंगल आंगनवाड़ी हैं, अकेले आंगनवाड़ी जो चल रही है, या फिर जो आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स हैं या फिर प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स हैं। ठीक है, इन सब में हमें क्या करना है, इस तरह से टीचर रिक्रूट करने हैं जो स्पेशली ट्रेंड हो ECC में, जो बच्चों के नीड्स को केटर कर पाएँ। ECC का यूनिवर्सली वो स्ट्रेंथन हो सके, एक्सेस हो सके, उसके लिए हमें क्या करना है कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। आंगनवाड़ी को फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि यू कैन सी दैट कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। वेल ट्रेंड वहाँ पर वर्कर्स और टीचर होंगे, वेल वेंटिलेटेड होगा, वेल डिज़ाइन चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होंगी ताकि बच्चे वहाँ पर सेफ, सिक्योर, वेलकम फील कर सकें। उन्हें वहाँ पर एक मतलब कि एक अच्छी फीलिंग है, वो वहाँ पर इंजॉय कर सकें और वहाँ पे कुछ अच्छा सीख भी सकें। ओके, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो बच्चा 5 ईयर्स का जो स्टूडेंट है
वो प्रिपरेटरी क्लास में एंटर करे या फिर बाल वाटिका में, मतलब कि वो जो है प्रिपेयर हो ग्रेड 1 में, क्लास 1 में एंटर होने से पहले वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, स्कूल रेडी हो। तो इसके लिए ये इंश्योर किया जाएगा कि जो 5 साल का जो बच्चा है, स्टूडेंट ऑफ 5 years ऑफ एज एंटर्स प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका, सो दैट ही और शी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द फर्दर स्कूलिंग और टू एंटर ग्रेड 1। हाई क्वालिटी ECC प्रोवाइड करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ we need high quality ECCE टीचर्स इन आंगनवाड़ीज़। जो करंट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको हम इन सर्विस प्रोग्राम के थ्रू फर्दर, मतलब उनकी जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको फर्दर हम इन्हांस कर सकते हैं। जो इन सर्विस टीचर हैं वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर उनका क्लासरूम प्रोग्राम हो सके, तो हम उसके लिए डिजिटल और डिस्टेंस मोड चैनल है, DTH चैनल्स हैं, इसके थ्रू स्मार्टफोन के थ्रू उनको हम जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कर सकें ECC में, स्पेशलाइज्ड हो जो ECC में, ताकि वो बच्चे के नीड को और बेहतरीन तरीके से केटर कर पाएँ। तो ये सारी बातें ECC के अंडर में कही गई हैं। अब हम आते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 5 years की जो है उसमें हमें ये बच्चों को ये हमें अचीव करना ही करना है। ये एक अर्जेंट और नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग है, क्योंकि अगर बच्चा फाउंडेशन उसका बेस जो है उसका वो अगर लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो जो हमारे फर्दर हमारे जो एजुकेशन है उसको कैसे वो समझ पाएगा। ठीक है, तो ये जो the ability to read and write and perform basic operation with number is a necessary foundational and indispensable prerequisite for all future schooling and lifelong learning. Various governmental and non-governmental सर्वे में ये देखा गया है कि जो हम जो है वी आर करंटली इन अ लर्निंग क्राइसिस। आज जो हमारे बच्चे हैं 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, या 5 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं उन्हें they have not attained foundational literacy and numeracy. They are not able to even read and write or comprehend basic text. So that's why attaining foundational literacy and numeracy for all children thus become an urgent national mission. और इसके लिए हमें immediate measures लेने की ज़रूरत है। हर तरह से, हर फ्रंट से हमें लेने की एक immediate एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इस गोल को अपने 2025 तक अचीव कर सकें एंड नॉट लेटर दैन 2030। इसके लिए एक जो नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD। और मैं आपको ये बता दूं कि MHRD का अब नाम चेंज हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये सेटअप किया जाए, ताकि क्या हो सके, इसको फर्दर मॉनिटरिंग हो सके, इसके टाइम टू टाइम इसका वेल इस्टेब्लिश हो सके और हमारा जो गोल है हम उसे अचीव कर सकें। फर्स्ट हमारे जो रिक्वायर्ड जितनी भी टीचर वैकेंसीज़ हैं वो फिल होनी चाहिए। स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू डिसएडवांटेज एरिया और एरिया दैट हैव लार्ज पीपल टीचर रेशियोज और हाई रेट्स ऑफ इलिटरेसी। इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर अचीव जो हमारे जो पीपल टीचर रेशियो है PTR, वो हमारा अचीव हो एटलीस्ट 30:1 का होना चाहिए। और जो मतलब कि जो सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है वहाँ पर कितना होना चाहिए, PTR 25:1 होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पीपल टीचर रेशियो है वो 30:1 का होना चाहिए। और जहाँ पे जो हमारे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एरियाज़ हैं ऐसे, वहाँ पर क्या हो, पीपल टीचर रेशियो 25:1 हो। To achieve foundational literacy and numeracy, a national repository of high quality resource on foundational literacy and numeracy will be available. एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी बेसिकली, जो कि अवेलेबल होगी दीक्षा पर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जो यहाँ दीक्षा पर अवेलेबल होगी,
ताकि जो टीचर्स हैं उससे हेल्प ले सकें, ताकि वो जो ब्रिजिंग है, जो गैप है मतलब कि सॉरी, उसको ब्रिज कर सकें। इसके लिए स्टडीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड शो 1-to-1 peer tutoring to be extremely effective, not effective, just extremely effective for learning, not just for the learner but also for the tutor। 1-to-1 peer tutoring एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखा जाए कि एक कोई भी एजुकेटेड पर्सन है जो एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को वो अडॉप्ट करे, मतलब उसको एजुकेशन में, मतलब उसको स्टडीज़ में, उसको फर्दर कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है, उसको उसमें हेल्प कर सके। तो ये जो है एक हमारा जो मिशन है उसको सक्सेसफुल करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1-to-1 peer tutoring ये अराउंड द वर्ल्ड स्टडीज़ में ये देखा गया है। और जो बच्चे इंजॉय करें यहाँ पर, मतलब हमें एक ऐसा डेवलप करना है कि वहाँ पर क्या कर सके, बच्चा इंजॉय कर सके। इंस्पिरेशनल बुक्स हो बच्चों के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट अगर होगा, अगर बच्चा प्रॉपर नरिशमेंट उसको नहीं मिला होगा तो अगर उसका नरिशमेंट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उसका ब्रेन, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, मिड डे मील्स, तो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम तो हमारा पहले से ही है और वो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसके अलावा क्या है, एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, सिंपल ब्रेकफास्ट। और जहाँ पर हॉट मील्स जो हैं वो पॉसिबल अगर नहीं होंगे तो वहाँ पर हमारे क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्राउंड नट्स जैसे कि जैगरी मिक्स विद लोकल फ्रूट्स, इस तरह से हमें प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को, ताकि वो अगर उसका फिजिकल प्रॉपर डेवलपमेंट होगा तभी वो मेंटल और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसका भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया गया है, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब कि रिटेंशन, ड्रॉप आउट ना हो, रिटेंशन हो सके। एक सर्वे में ये देखा गया है कि जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 6-8 वॉज 90%, और उसके बाद अगर हम देखें तो 9 to 10th और 11 to 12th इट वॉज ओनली 79.3% एंड 56.5%। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है कितना डिक्रीज़ हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट हैं जो एंटर कर रहे थे आफ्टर ग्रेड 5 वो रिटेंशन उनका बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम जो है वो जो पहुंच पा रहे हैं सेकेंडरी स्टेज तक, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ही पहुंच पा रहे हैं सेकेंडरी स्टेज तक। तो ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हर स्टेज पे, इसको इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली 2 मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बच्चे सेफ और इंगेजिंग और वेलकमिंग फील कर पाएँ। और सेकंड थिंग है रेगुलर ट्रेन टीचर ऐसे हों जो बच्चों को वेलकमिंग लगें, जो बच्चे उनके साथ एंजॉय कर पाएँ, उनकी कंपनी को एंजॉय कर पाएँ। तो 2 मेजर जो हैं इनिशिएटिव्स वो लिए गए हैं, किसके लिए, रिटेंशन के लिए, बच्चे रिटेंशन कर पाएँ या फिर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हर स्टेजेस पर वो इंक्रीज़ हो सके। तो इसके लिए हमारे 2 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पर बच्चे सेफ़ और इंगेजिंग फील कर सकें। और सेकंड थिंग जो है वो रेगुलर ट्रेन टीचर्स हों, ऐसे टीचर्स हों जो बच्चे को लगे वेलकमिंग फील करा सकें जो बच्चों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा न्यू बिल्डिंग्स जो हैं, एडिशनल बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्ड कराने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं स्कूल जाएँ उनके नियर बाय ही हो सके और एक अच्छी बिल्डिंग में एक अच्छे टीचर्स के साथ वो मतलब कि इंटरेक्ट कर पाएँ। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाए तो उसके बाद हमारा मेन की एरिया ऑफ फोकस क्या है, क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, जो हमारा मेन की एरिया है फोकस का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें
वेल ट्रेन टीचर्स हमें क्यों चाहिए, ताकि बच्चों को हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा सकें, वो सेफ और वेलकमिंग फील कर सकें। और उसके अलावा जब एक बार बच्चे स्कूल में आ जाएंगे, वहाँ पर रिटेंशन वो कर पाएंगे, तो उसके बाद क्या है, हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो आजकल का सराउंडिंग वर्ल्ड है उसमें वो अपने आप को कंपटीशन में वो आ सकें, अपने आप को कॉम्पिटेंस फील कर सकें। तो इसके लिए पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की गई है इसके लिए, ताकि हम अपने गोल को जल्दी से जल्दी और एक 2030 तक अचीव कर पाएँ। तो इसके लिए जहाँ तक कोशिश की हो सकेगी वहाँ तक करेंगे। एफर्ट्स विल बी मेड टू इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड एल्यूमिनाई। जो कॉलेज एल्यूमिनाई हैं, स्कूल एल्यूमिनाई हैं, उनको वॉलंटियर के लिए बोला जाएगा, ताकि वो 1-to-1 पीरियड ट्यूटोरिंग के लिए उनको वॉलंटियर करने को कहा जाएगा, ताकि वो क्या कर सकेंगे। ऐसा देखा गया है कि फर्दर वेस्ट साइड जो कंट्रीज़ हैं उसमें देखा गया है जो 1-to-1 पीरियड ट्यूटोरिंग है, ये फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी अचीव करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पर भी जो स्कूल एल्यूमिनाई है, कॉलेज एल्यूमिनाई है, उनको वॉलंटियर के लिए वेलकम किया जाएगा, और वो ताकि वो एक बच्चा मतलब कि एक तरह से अडॉप्ट कर सके और फिर उसे हेल्प कर सके, उसे सीखना कैसे है। तो हर मतलब एक बच्चे के लिए एक वॉलंटियर अपॉइंट कर दिया जाएगा। इस तरह से मतलब कि लर्निंग हर तरह से कोशिश की जाएगी कि लर्निंग जो है पॉसिबल हो सके, जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। नाउ लेट्स कम टू करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम एंड पेडागोजी हम देखेंगे जो स्कूलिंग पैटर्न है, फॉर्मेट है, जो पहले 10+2 का था वो चेंज कर दिया गया है। पूरा जो मतलब करिकुलम है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। किस तरह से कर दिया गया है आइए देखते हैं। बच्चे की जो स्कूलिंग है पहले 12 ईयर्स तक होती थी, 10+2 का स्ट्रक्चर था, पहले 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन था, लेकिन अब उसको 15 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 ईयर्स जो हैं प्री स्कूलिंग के एक्सटेंड कर दिए गए हैं। ऐसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है वो 5-3-3-4 का हो चुका है। यहाँ पे यू कैन सी दैट 5-3-3-4। बिल्कुल इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरह से हो चुका है। पहले 10+2 था, अब वो ब्रेक हो गया है, अब वो नहीं रहा है। इस तरह से वो जो 12 ईयर्स का था स्कूलिंग एजुकेशन, अब वो 15 ईयर्स की हो चुकी है। 15 ईयर्स यानी कि 3 ईयर्स कहाँ ऐड हुए, आफ्टर 12 तो ऐड नहीं हुए, वो डेफिनेटली वो बिफोर स्कूलिंग प्री स्कूलिंग में ऐड हुए 3 ईयर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स की जो हमारी एजुकेशन है, इसमें बच्चा कितने साल तक का बच्चा एंटर करेगा, 3 to 8 ईयर्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, 3 से 8 साल का बच्चा इसमें एंटर करेगा इन 5 सालों में। तो फर्स्ट जो 3 to 6 ईयर्स है, पहले जो हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती थी वो 6 ईयर्स का जो स्टूडेंट होता था, 6 ईयर का जो चाइल्ड होता था वो एंटर करता था, फर्स्ट ग्रेड में एंटर करता था वो। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे बच्चों को, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे का 85% जो है ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का एट द एज ऑफ 6 हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उसका नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है, क्रिएटिविटी है, उसको हम मेनटेन करें, इन्हांस करें, उसे नर्चर करें। तो यहाँ पर जो है अब जो 3 to 6 ईयर्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं इसमें। ये प्री स्कूलिंग है, ये ग्रेड 1 से पहले, इसमें आंगनवाड़ीज आ जाएंगे, बाल वाटिका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, 1 मिनट, ये जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, इन फर्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन फर्स्ट 5 ईयर्स में है 3 to 8 ईयर्स। 3 to 8 ईयर्स में, अब 3 to 8 ईयर्स में भी कैसा पैटर्न रहेगा कि जो 3 to 6 ईयर्स है ये हमारी प्री स्कूलिंग है। ठीक है, अभी बच्चे स्कूल नहीं जाएगा, सिर्फ वो प्ले स्कूल में, जैसे कि आप बहुत आसपास देखते भी हैं, प्ले स्कूल मतलब काफ़ी कुछ खुल चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अब इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो 3 to 6 ईयर्स है ये प्री स्कूलिंग है, 3 ईयर्स की प्री स्कूलिंग रहेगी बच्चे की। और उसके बाद जो 6 ईयर्स का जो स्टूडेंट है, 6 to 8 ईयर्स, यहाँ पर जो बच्चा है वो एंटर करेगा ग्रेड 1 में। तो यानी कि जो 6 ईयर का स्टूडेंट होगा, पहले भी वो ग्रेड 1 में एंटर करता था और आज भी वो ग्रेड 1 में ही एंटर करेगा। लेकिन इस तरह से 5 साल की हो जाती है कि 3 ईयर्स की प्री स्कूलिंग हो गई उसकी, और 2 ईयर्स जो हो गए ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ठीक है, और बच्चा जो होगा वो 3 से 8 साल का होगा इसमें। अब जो हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसमें क्या होगा, ग्रेड 3 to ग्रेड 5। यहाँ पे जो बच्चे की जो एज होगी वो 8 to 11 ईयर्स होगी, मतलब 8 से 11 साल का बच्चा जो है वो एंटर करेगा
ग्रेड 3 में, 8 साल का बच्चा एंटर करेगा ग्रेड 3 में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज जो होगी हमारी 2 पार्ट्स में होगी। 2 पार्ट्स कौन कौन से, 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग प्लस 2 years इन प्राइमरी स्कूल, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद जब बच्चा ग्रेड 3 में एंटर करेगा तो ये जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है 5 years की ख़त्म हो गई। अब बच्चा जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ग्रेड 3 to 5th रहेगा और 8 से 11 साल का बच्चा यहाँ पर रहेगा। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज के बाद हमारी 3rd स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चा 6 to 8 years, मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड जो है 6 to 8 ग्रेड है, तो 3 years की रहेगी, ये भी मिडिल स्टेज। और लास्ट जो हमारी है फाइनल सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज यानी कि ये 4 years की रहेगी, 9 to 12, ठीक है, क्लास 9 से क्लास 12 तक। और यहाँ पर जो बच्चा होगा 14 से 18 साल तक का जो बच्चा है वो यहाँ पे एंटर करेगा। जो फर्स्ट 5 years होंगे, फाउंडेशनल स्टेज के जो फर्स्ट 5 years होंगे, यहाँ पर क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। बिल्कुल करिकुलम कैसा होगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा, मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जो हमारी सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज आती है, यहाँ पर 3 years का जब 3 years जो बच्चा यहाँ पे गुजारेगा क्लास 3 to क्लास 5, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 3 years की ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है ये भी प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड ये भी रहेगा। लेकिन इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, सम लाइट टेक्स्ट बुक मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को। ओके, हेयर द करिकुलम विल बी मोर फॉर्मल बट इंटरैक्टिव। ओके, ये इंटरैक्टिव रहना चाहिए, कंटेंट कम हो लेकिन क्या हो, इंटरैक्टिव हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्पफुल हो, नर्चर करे नेचुरल क्रिएटिविटी को। तो यहाँ पे हम थोड़ा मोर फॉर्मल की तरफ जाएंगे प्रिपरेटरी स्टेज में। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल स्टेज पे। मिडिल स्टेज में क्या होगा, जो पैडागॉजी और करिकुलम होगा वो बेस्ड होगा, प्रिपरेटरी स्टेज पर ही बेस्ड होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, सब्जेक्ट टीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने लगेगा बच्चे, और सब्जेक्ट टीचर्स जो होंगे यहीं पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस यहीं पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगी। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स टू सेकेंडरी स्टेज। सॉरी, ये जो सेकेंडरी स्टेज है यहाँ पर क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। बच्चा अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चूज करेगा। यहाँ पे कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। और ये यहाँ पे जो पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो भी मिडिल स्टेज पर ही बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, बच्चा मोर और डिटेल्ड यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है यहाँ पर दी जाएगी बच्चे को। और वो इसके अलावा एक सिस्टम भी होगा कि बच्चा जो है आफ्टर ग्रेड 10 जो है वो एग्जिट कर सकता है। जैसे कि आज भी होता है कि ग्रेड 10 के बाद हम चूज़ करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी ऑप्शन होगा कि ग्रेड 10 के बाद वो एग्जिट कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी के अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज़ करेगा। और ये जो हायरार्की मेंटेन है कि साइंस वाला बच्चा इतना भैया कौन सा दिमाग लेके पैदा हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। सभी को इक्वल ही सपोज किया जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। करिकुलम एंड पेडागॉजी के बाद अब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ठीक है। यहाँ पे क्या, अब होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट का होना चाहिए। सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट उसका असेस नहीं करना है, जैसे पहले होता था असेसमेंट में भी कि हमने उसको एक पेपर ले लिया, पेन पेपर टेस्ट ले लिया एट द एंड ऑफ द सेशन और उसका जजमेंट हो गया कि वो बच्चा किस लायक है किस लायक नहीं। ऐसा नहीं है, हमें उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको मास्टर्स नहीं करना है, हमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओके, और हमें बच्चे को सिखानी है। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी फोकस करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इससे पहले हम NCF 2005 में हम देख चुके हैं कि वहाँ पर भी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस रहा था, वहाँ पे भी काफ़ी जोर दिया गया था होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ द करिकुलम पेडागॉजी रिफॉर्म जो क्या रहेगा, ओवरऑल थ्रस्ट यही रहेगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर और हम बच्चों को क्या सिखा सकें, 21st सेंचुरी की स्किल सिखा सकें। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं करिकुलम और पेडागॉजी के वो रीओरिएंट और रीवैम्प किए जाएंगे। रीवैम्प मतलब दोबारा से बनाए जाएंगे, नए तरीके से बनाए जाएंगे, एक
अलग मतलब कि एक नए तरीके से बनाए जाएंगे उन सब चीज़ों। जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है, ये NCERT जो है इनको आइडेंटिफाई करेगी और इसके बाद डेवलप करेगी आइडेंटिफाई करेगी और एक ऐसा करिकुलम डेवलप करेगी जो बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग में हेल्प कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो करिकुलम है वो रिड्यूस, मतलब जो कंटेंट है बेसिकली वो क्या कर दिया गया है, वो रिड्यूस, करिकुलम जो है उसको रिड्यूस करने की बात कही गई, करिकुलम को रिड्यूस करने की बात कही गई है यहाँ पर। और बेसिकली फोकस किया गया इसेंशियल लर्निंग, कोर जो है उस सब्जेक्ट का जो कोर है उसको लर्निंग की बात कही गई है। और इसके बाद ताकि हमारे पास जो अगर हम कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास टाइम बच सके कि हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस उसको डेवलप कर सकें, कि वो एनालाइज कर सके, क्रिटिकली सोच सके। तो ताकि क्या हो सके, कंटेंट अगर कम होगा तो क्या होगा, हमें स्पेस मिलेगा किस चीज़ का, ये डेवलप कराने में, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड डिस्कशन का टाइम मिलेगा, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग होगी। तो अगर हम कंटेंट अगर ज़्यादा उतना का उतना ही रहेगा तो टाइम कहाँ बचेगा। तो इसलिए जो कोर इसेंशियल्स हैं सब्जेक्ट के उसकी लर्निंग पे फोकस किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हम क्या करें, कंटेंट को कम कर दें और क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग पर फोकस कर दिया जाए। पॉलिसी 2020 तो यहाँ पे बात की जाती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात कही गई है। ये बहुत आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इससे बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स या बच्चे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम बात करते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग की। इसके अलावा यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ओके। तो और इसके अलावा जो हम असेसमेंट करें, असेसमेंट टूल्स कैसे हों, वो हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए असेस किया जाए, बच्चे को असेस किया जाए उसको सिखाने के लिए, ना कि उसको ये जानने के लिए असेस करें कि बच्चा कहाँ पहुँच गया, कितना सीख लिया उसने। नहीं, हमें सिर्फ उसे असेस करना है इसलिए ताकि हम ये जान पाएँ कि बच्चा कहाँ पहुँचा है और उसको हम सिखा सकें। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह क्या फोकस है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एम्पावर करने की बात की गई है। किसके थ्रू एम्पावर करें हम स्टूडेंट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस, मतलब कि वो अपने चॉइस के, अपने पसंद के कोर्स को चूज़ कर सकें। यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों को पर्टिकुलर क्या करना है, प्रोफेशन है या फिर उसे जॉब चाहिए इसलिए वो पढ़े, वो सीखने के लिए पढ़े, उसे कुछ सीखना हो, ठीक है, जो उसे सीखना। अब जैसे कि अगर कोई बच्चा साइंस वाला स्टूडेंट है, भाई उसको शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी है, उसको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसको अकाउंट्स पढ़ना है, तो अब क्या था कि अभी हम ऐसा पॉसिबल नहीं था कि स्कूल्स में हम ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकें। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा हो चुका है। मेरे टाइम पे अगर होता तो मैं इकोनॉमिक्स ज़रूर लेती अपने साइंस के साथ। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा हो गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर सके, अपना पाथ खुद चूज़ कर सके, अपनी लाइफ के जो प्लान्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली बना सकें। कोई उन्हें फोर्स ना किया जाए कि वो उनके पास ऑप्शंस की कमी ना रह जाए कि उनके पास एक ये पर्टिकुलर ऑप्शंस थे और इसी में से उन्हें चूज़ करना था। ढेरों ऑप्शंस हैं, बिल्कुल रास्ते बिल्कुल खोल दिए गए हैं, बस जिसको बस पढ़ना हो, सीखना हो और कुछ नॉलेज लेनी हो तो बस उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। वही फर्दर बात की जाती है कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इन एरियाज़ में, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज में, वोकेशनल में एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स में कोई हार्ड सेपरेशंस नहीं रहेंगे। अब जो है बच्चा अपनी तरफ से, चाहे वो कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है, उसने किसी बच्चे ने ले लिया, अकाउंट्स ले लिया, बिजनेस ले लिया, अब वो कोई वोकेशनल कोर्स भी करना चाहता है उसके साथ साथ, तो डेफिनेटली वो कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है कि ये तो पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें और सबसे को पसंद ही आएगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा ये पार्ट, ताकि बच्चे जो हैं अब वो मतलब कि और खुल के सोच सकें। अब जो है वो एक नैरोनेस नहीं रह गई, ब्रॉडनेस आ गई है चीज़ों में, तो वो काफ़ी अपने ब्रॉड माइंडेड होकर मतलब कि बिल्कुल खुले विचारों के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या इनोवेटिवनेस हो, कुछ नया हो, बच्चों के मतलब जानने की इच्छा रखते हो बच्चे, जो सब्जेक्ट ऑब्वियसली वो अपनी मनपसंद से लेंगे वो उसमें जानने की इच्छा भी रखेंगे, तो इनोवेटिवनेस आए, क्रिएटिविटी आए, इस तरह से वो बच्चे कर सकें, ठीक। ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन अ 10 days बैकलेस पीरियड समटाइम्स ड्यूरिंग grade 6 to 8 where they intern with the local vocational experts such as carpenters, gardener, potters, artists.
स्टूडेंट मतलब जैसे कि पूरे साल में 10 दिन ऐसे होंगे जहाँ पर बच्चे बिना बैग के स्कूल जाने वाले, जो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो बैगलेस डेज में होगा क्या, कुछ इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, जैसे कि आर्ट्स हो सकती हैं, क्विजेज हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा उन बैगलेस डेज में बच्चे क्या कर सकते हैं, इंटर्न कर सकते हैं लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट, जैसे कि कारपेंटर्स हैं, गार्डनर्स हैं, पॉटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। तो इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों में, मतलब कि वो स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी। इसके अलावा जो लोकल जो स्किल्स हैं या फिर उनके आसपास, जैसे कि जो गार्डनर्स हैं, कारपेंटर हैं, पॉटर्स हैं, उनके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट भी डेवलप होगी और उसकी इम्पॉर्टेंस भी वो रियलाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इंडिया में मतलब कि पहले से ही हैं। और इसके लिए वो बच्चे मतलब कि उनके मन में एक रिस्पेक्ट आ सकेगी इन सब चीज़ों के लिए, और वो इसके ऑब्वियसली वो स्किल्ड भी होंगे, उनके इसकी नॉलेज मिलेगी और वो ये करने के काबिल हो पाएंगे। और कुछ हम एक टूर्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनसे मिल सकें, क्राफ्ट आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन से, या फिर वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकें अपने विलेज के, अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के। तो काफ़ी मतलब कि वो आगे जो नॉलेज गेन करने के लिए वो रेडी रहे हैं, वो उन्हें मतलब कि एक आइडिया रहे कि अब हमें कहाँ जाना है, और इसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड बने हैं, कुछ जैसे कि बच्चे नया देखते हैं इस तरह से। आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो डेवलप किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा, किसके थ्रू है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के थ्रू ही डेवलप किया जाएगा। एनसीएफएससी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020 to 2021, जो कि डेवलप किया जाएगा थ्रू एनसीईआरटी, जैसे कि हमारे सारे एनसीईआरटी डेवलप करती है, और लास्ट जो 2005 में आया था। इसके अलावा मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो एनसीएफ है वो एवरी 5 to 10 ईयर्स पे रिवाइज होती रहे। जैसे कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब वो तो एक टाइम बाद आती है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद आती है, लेकिन यहाँ पर जो एनसीएफ हैं वो मतलब कि रिवाइज होते रहे अंडर द ब्रॉड गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। तो ये तो रही आपके एनसीएफ की बात। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। ओके, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, मतलब कि जो बच्चों की टेक्स्ट बुक हो किस तरह की हो, उसमें लोकल कंटेंट हो, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन में जो चीज़ फेमस है, या फिर जो भी चीज़ जैसे जो फूड वहाँ पे खाया जाता है, तो अगर हम कोई फूड का चैप्टर से पढ़ा रहे हैं तो वो फूड उसमें इंक्लूड किए जाए, उसके थ्रू बच्चों को बताया जाए कि इसमें तो जो फूड वहाँ पे खाया जाता होगा उसके रिसोर्सेज भी वहीं आसपास ही होंगे, तो बच्चों को थोड़ी सी वो रिलेटेबल लगेंगी चीज़ें। तो इस तरह से कहा गया है कि लोकल कंटेंट और फ्लेवर वहाँ पे ऐड किया जाए, किसमें, टेक्स्ट बुक्स में। और टेक्स्ट बुक में जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं ना, कंटेंट है उसके रिड्यूस करने की बात की है, कंटेंट हम रिड्यूस करें ताकि हमें डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए हमें स्पेस मिल सके, टाइम मिल सके, जहाँ पर हमें, और फ्लेक्सिबिलिटी, स्कूल करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है काफ़ी, और ताकि क्या हो सके, कंस्ट्रक्टिविस्ट हो सके, रोड लर्निंग ना हो। पैरेलल चेंजेस जो हैं वो करी गए हैं, मतलब कि इसको टेक्स्ट बुक को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक में हमारे जो कोर इसेंशियल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मतलब कि उसी को इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों के सामने, जो कोर इसेंशियल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और जहाँ पॉसिबल हो स्कूल और टीचर्स के पास अपनी चॉइस हो, ताकि वो मतलब कि टेक्स्ट बुक की चॉइस हो, ताकि वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के हिसाब से टेक्स्ट बुक अडॉप्ट कर सकें। मतलब टेक्स्ट बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हो, या फिर हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी हो उसी के गाइडलाइंस में हो, लेकिन वो अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो स्कूल और टीचर्स हैं अपनी चॉइस की जो टेक्स्ट बुक हैं वो एम्प्लॉय कर सकती हैं, वो ला सकती हैं स्कूल में, जिसमें क्या कर सकती हैं वो लोकल मटेरियल भी, मतलब ऐसे टेक्स्ट बुक जो नॉलेज जिसमें लोकल मटेरियल हो और नेशनल लेवल पर भी वो बच्चों को हेल्प कर सके डेवलप करने में। तो यहाँ पर जो है टीचर्स को भी काफ़ी फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो क्या कर सकें, उस तरह से पढ़ा सकें, बच्चों को उस तरह से पढ़ा सकें जो बेस्ट सूटेड हो, जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका हो, वो उस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। ओके,
टेक्स्ट बुक की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की बात कही गई है कि क्वालिटी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किए जाए लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पे हम हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक जो है प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को। मतलब इतने मतलब कि प्रोडक्शन या फिर प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है बस उसी कॉस्ट पे हम वो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक जो है बच्चों को प्रोवाइड कर दें। इसके लिए जो है एनसीईआरटी जो है एससीईआरटी के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। स्टेट्स विल प्रिपेयर देयर ओन करिकुलम, स्टेट्स अपना खुद का करिकुलम प्रिपेयर करें और टेक्स्ट बुक भी प्रिपेयर करें अंडर द ब्रॉड गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये भी ध्यान रखना है। हमने जो है लोकल कंटेंट, लोकल फ्लेवर तो उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया टेक्स्ट बुक में, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक भी प्रिपेयर कर दी, लेकिन इम्पॉर्टेंस की हमने मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी थी। तो ये जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स हैं ये ऑल रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर टेक्स्ट बुक, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो टीचर है वो उस पर्टिकुलर जो मतलब कि जो कम्युनिकेट करे बच्चों के साथ, जो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन हो, वो एटलीस्ट उसका बाइलिंगुअल हो, कि वो उस मतलब कि जो बुक में जिस लैंग्वेज में जो बुक अवेलेबल है उसमें और अपनी लोकल लैंग्वेज में दोनों में मिलाकर बच्चों को पढ़ा सके ताकि बच्चे सीख सकें। तो मतलब कि अगर हमारे पास अगर टेक्स्ट बुक भी नहीं है, वैसे तो कोशिश की गई है, देखिए यहाँ पे हर रीजनल लैंग्वेज में हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक अवेलेबल हों, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि उस लैंग्वेज में, पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो उस वहाँ पर क्या हो, जो लोकल टीचर्स हों जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानते हों, उस रीजनल लैंग्वेज को जानते हों, तो वहाँ पर वो इस तरह से जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रख सकती हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। नाउ कम्स टू असेसमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट की बात कही गई है। जो प्रिवेलिंग स्कूल सिस्टम्स में असेसमेंट का जो वे है, जो तरीका है, उसको यहाँ पे शिफ्ट करने की बात की गई कि वो अभी शिफ्ट होगा। समेटिव असेसमेंट से क्या होगा, समेटिव असेसमेंट और रोड मेमोराइजेशन की जगह क्या होंगे, अब हमारे असेसमेंट मोर रेगुलर होंगे और मोर फॉर्मेटिव होंगे। असेसमेंट इस तरह से होगा जो कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सके, लर्निंग को प्रमोट करे और डेवलप कर सके हमारे स्टूडेंट्स को। और असेसमेंट ऐसे होंगे जो टेस्ट कर सके हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर स्किल्स, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन सबको असेस कर सके। और असेसमेंट हमें क्यों करना है, जैसे मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, हमें असेसमेंट क्यों करना है। असेसमेंट हमें ये नहीं इसलिए नहीं करना है कि बच्चा कहाँ पहुँचा ये चेक करने के लिए उसने कितना सीखा, बल्कि हमें असेसमेंट क्यों करना है, असेसमेंट हमें इसलिए करना है कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं और बच्चों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चे को सिखाने के लिए असेस करना है कि हमें और क्या चेंजेस करने हैं, क्या कर सकते हैं कि बच्चा सीखे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होनी चाहिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की नहीं बात की गई है। Here you can see very well कि the primary purpose of assessment will indeed be for learning, बच्चों को सिखाने के लिए असेसमेंट करना है हमें उनका। ओके तो ये जो है अंडरलाइंग प्रिंसिपल होना चाहिए असेसमेंट का हर स्कूल में, हर स्टेज पे। प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई। प्रोग्रेस कार्ड जो हो उसमें मतलब कि बच्चों को इस तरह होलिस्टिक हो, वो 360 डिग्री लर्निंग हो, मल्टी डायमेंशनल एक रिपोर्ट मतलब तैयार की जाए जो कि कनेक्टिव लिंक हो स्कूल का और पेरेंट्स का, ताकि वो बच्चों को मतलब कि इस पेरेंट्स को भी पता चलता रहे उनका बच्चा कहाँ पहुँचा है और मतलब कि उनके बच्चे की मतलब कि उसकी जो किस तरह से उनका बच्चा परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरह से जो रिपोर्ट है, जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, जो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, वो एक लिंक होगा बच्चा और जो मतलब स्कूल है और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच का, ताकि वो मतलब असेस कर सकें, वो देख सकें कि उनका बच्चा मतलब किस स्टेज पर है, क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। और असेसमेंट के लिए क्या है, प्रोग्रेस कार्ड जो है वो कैसा होगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा यूनिकनेस ऑफ ईच चाइल्ड, ईच लर्नर। यूनिकनेस मतलब वो उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, किस चीज़ में वो बेस्ट कर रहा है, क्या वो और आगे कर सकता है। तो ये बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस तरह का अगर प्रोग्रेस कार्ड प्रिपेयर होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं जो कि स्टूडेंट
खुद यूज़ करे अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स ऑन, मतलब दैट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग डेटा एंड इंटरेक्टिव क्वेश्चनेयर फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर्स। बच्चा अपने खुद का जो लर्निंग है, जो खुद की लर्निंग प्रोग्रेस है स्कूल में उसकी कैसी रही है, तो वो खुद भी चेक कर सकता है उसके थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बच्चे खुद भी जान पाएंगे कि मतलब उनका मतलब उससे वो रिफ्लेक्ट, वो जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो रिफ्लेक्टिव होगा कि हाँ उसका वो अपनी स्ट्रेंथ उसके बेसिस पर जान पाएगा। जो करेंटली हमारे एग्ज़ाम का सिस्टम है ये क्या करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करें स्टूडेंट को। मतलब जो ट्रू लर्निंग का जो टाइम है, बच्चे वैल्यूएबल टाइम है, उसको किस चीज़ में लगाया, रोट मेमोराइजेशन, मतलब कि चीज़ों को याद करके बस मतलब उन्हें पढ़ना है कि हमें पढ़ लिया और एग्ज़ाम में जाकर बस उन्हें लिखना है। तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे। अब जो मतलब कि बच्चे पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ाना हमें, उन्हें हमें बच्चे सीखने के लिए पढ़ाना है। तो जिस तरह से वो उनकी जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को वो पढ़ें और उस चीज़ का एग्ज़ाम दें, और इसके लिए उनके ऊपर कोई भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स हैं, मतलब कि जो एग्ज़ाम्स हो इस तरह के हों दैट टेस्ट कोर कैपेसिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज रैदर देन मेमोराइजेशन। मतलब ये बहुत अच्छा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है अगर वो स्कूल जा रहा है और बेसिक एफर्ट्स भी लगा रहा है, अगर मतलब स्कूल जा रहा है डेली और बेसिक एफर्ट्स अपनी स्टडीज़ में, लर्निंग में अगर वो दे रहा है, तो वो दैट स्टूडेंट इज़ एबल टू पास एंड डू वेल इन द करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। मतलब कि एक अच्छा भी सिर्फ पास नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छा कर सकता है अगर वो सिर्फ स्कूल ही जा रहा है और सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट these high stakes aspects of board exams, all students will be allowed to take board exams up to 2 occasions during any given year of school, 1 main examination and 1 for improvement। मतलब कि अब बच्चा 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है, एक बार उसने एग्ज़ाम दे दिया, उसको लगा कि उसने ठीक नहीं किया, तो वो दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। और अब आप आगे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी है, बताई है, मतलब कि इंट्रोड्यूस की एजुकेशन में, कि ना सिर्फ ये होगा कि बच्चा 2 बार एग्ज़ाम दे रहा है तो इम्प्रूवमेंट वाला कंसिडर कर लिया या फर्स्ट वाला, बेस्ट ऑफ 2, मतलब दोनों में से वो जिसमें उसने बेस्ट किया हमने वो कंसिडर कर लिया। तो मतलब अब कोई टेंशन ही नहीं है, एग्ज़ाम्स हैं नहीं, मतलब एग्ज़ाम्स की जैसी कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसे एग्ज़ाम जैसी कोई टेंशन नहीं रहेगी तो सच में बच्चे बिल्कुल सीखने पर ही जोर देने वाले हैं। अब वो इंटरेस्ट लेंगे, अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी के चॉइस के, अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए, तो अब उन्हें जब एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है तो फिर क्या, तो जो उन्हें सीखना होगा वो उसको चीज़ को सीखने पे ही जोर देंगे ना। तो ये हाँ यहीं पर बात आ जाती है कि बच्चे जो हैं सिर्फ सीखेंगे, ट्रू लर्निंग करेंगे यहाँ पर। तो असेसमेंट को स्मूथ बनाने के लिए तो इसमें क्या होगा, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर क्या होगा, जो कि एक प्राइमरी बॉडी होगी जो मतलब कि जो असेसमेंट में, मतलब कि असेसमेंट की गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी स्कूल्स के लिए भी, और मतलब कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्कूल्स के लिए वो असेसमेंट की गाइडलाइंस बिल्कुल तैयार करेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख जो है वो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि क्या करेगी, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे नॉर्म सेट करेगी, कि गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी असेसमेंट के लिए और इवैल्यूएशन के लिए। मतलब कितना बढ़िया रहेगा, असेसमेंट के लिए एक अलग ही बॉडी बना दी, एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो MHRD के अंडर में काम करेगी, और वो सिर्फ असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस तैयार करेगी, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेगी, नॉर्म्स प्रिपेयर करेगी, ताकि असेसमेंट जो हो स्मूथ हो सके। और वो एक ऐसा असेसमेंट पैटर्न तैयार करेगी जो क्या कर सके, जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उनको मीट करने में, उनको उसके लिए हेल्प कर सके, उनको अचीव करने में हेल्प कर सके बेसिकली। आगे हम देखते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसे कि अभी मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो मतलब एक सिंगल बॉडी है जो हायर एजुकेशन के लिए क्या करती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट कराती है, तो वो हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वही NTA मतलब कि लेगी। और ये किस तरह से टेस्ट करेगी, ये जो टेस्ट करेगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, इस तरह के मतलब कि ऐसा सेटअप करेगी कि ये चीज़ें जो हैं
ये हम टेस्ट कर पाएँ बच्चों की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो टेस्ट कर पाएँ, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि इस तरह से रहेगा इनका सेटअप। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है विल सर्व एज अ प्रीमियर एक्सपर्ट ऑटोनॉमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट कम्स टू करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ essential subjects, skills and capacities. While the students have the large amount of flexibility in choosing their individual curricula, certain subjects, skill and capacities should be learned by all students to become good, successful, innovative and adaptable and productive human being. What does this means? that कि हमने स्टूडेंट्स को मतलब कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हमने स्टूडेंट्स को क्या दे दी गई है कि उनको काफ़ी मतलब कि वो चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स, अपने खुद मतलब कि चूज़ कर सकते हैं, अपनी जो सक्सेस पाथ है, अपना जो पाथ है उसको खुद ही गाइड कर सकते हैं अपनी तरीके से, मतलब सब्जेक्ट जो उन्हें पसंद है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ इसेंशियल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें सभी बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। इसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ मतलब कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं, कुछ मतलब कि जो सब बच्चों को आनी ही चाहिए, कुछ कैपेसिटी मतलब कि कुछ कैपेसिटीज़ ऐसी हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर केपेबल टू डू दिस। और ये क्यों ज़रूरी हैं, ये सब्जेक्ट्स, ये स्किल्स और ये कैपेसिटीज़ मतलब स्टूडेंट्स में होना ही क्यों ज़रूरी हैं, ताकि वो एक मतलब एक अच्छे सक्सेसफुल, इनोवेटिव, अडेप्टेबल, प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स बन सके, जो कि आज के रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ इसमें और क्या होना चाहिए, ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो क्या कर सकें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करा सके। साइंटिफिक टेम्पर मतलब अ स्टूडेंट शुड एबल टू थिंक साइंटिफिकली। वो अपनी लाइफ में मतलब कि अगर वो साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, मतलब चीज़ों को वो साइंटिफिकली देखे, जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको साइंटिफिकली तरीके से देखे। जैसे कि जो मिथ्स हैं, तबूज़ हैं, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इवन इसके थ्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये स्किल्स जो हैं लाना बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि वो साइंटिफिकली सोचें, किसी भी कोई भी डिसीज़न लें तो उस पर साइंटिफिकली सोचें। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग हो, कि ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और उस पर यकीन कर लिया। और मतलब ये सिर्फ साइंस के एज अ सब्जेक्ट, साइंस एज अ सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ये स्किल्स हमारे लिए, ये डेली लाइफ के लिए हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब ज़रूरी हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि ना सिर्फ अकेडमिक्स या फिर हम इन सबको साइंस से रिलेट नहीं कर सकते, या फिर वोकेशनल से या फिर आर्ट से हम लोग मतलब इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लाइफ ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसेंशियल हो जाती हैं जिस तरह से, तो ये इंटीग्रेट करने की बात की गई है जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं जो हम उसमें चूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू बच्चों में क्या आ सके, क्रिएटिविटी आ सके, इनोवेटिवनेस आ सके, ओरल रिटन कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें एकदम बेस्ट बन सकें, मतलब ओरल भी मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें और वो रिटन स्किल्स भी उनकी सुपर्ब हों। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, फिजिकल एजुकेशन है, फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट्स और जो कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, इस तरह की स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर होना चाहिए कि वोकेशनल सब्जेक्ट जितने भी हैं मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन हो बच्चों के पास। डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए आप, चाहे ये हमारे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर फील्ड से हमारे रिलेटेड नहीं, ये वो स्किल्स हैं जो हमें आज के 21st सेंचुरी के जो डिमांड है। कोडिंग है, कोडिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, आफ्टर क्लास 6 कोडिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी। स्टूडेंट्स आर एबल टू डू एथिकल एंड मोरल रीजनिंग, मतलब वो पहचान सकें कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न ले सकें। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी हैं बच्चों, ताकि वो क्या मतलब कि इंट्रोड्यूस करनी है कि बच्चे क्या कर सकें, वो खुद ही डिसाइड कर सकें क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हम प्रोवाइड कर सकते, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हो, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर आ सकें, जेंडर सेंसिटिविटी हो। तो ओवरऑल क्या बनाना चाह रहे हैं बेसिकली बच्चों को, मतलब कि एक परफेक्ट सिटीज़न बनाना चाह रहे हैं। मतलब एक परफेक्ट होने के लिए आपको जितनी भी क्वालिटीज़ हों तो वो सारी होनी चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ हम ये नहीं कि जो हमने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, इसके साथ हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सभी बच्चों को पढ़ना ज़रूरी हैं और चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। कुछ स्किल्स हैं
और कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो सबके अंदर होनी ही चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो वही सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टेज पे मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बात कही गई है कि बच्चों को मतलब कि मैथमेटिकल स्किल्स जो है उनको सिखाने पे जोर दिया गया है, क्योंकि आज की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड, यहाँ पर क्या है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब जो है इवॉल्विंग फील्ड हैं आजकल की 21st सेंचुरी की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैथमेटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए बच्चों के अंदर। तो इसके लिए हर स्टेज पर ही मतलब मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़, या हम बोलेंगे कि जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो बच्चों को डेवलप करने के लिए हर स्टेज पर फोकस किया गया है, हर स्टेज पर एम्फेसाइज किया गया है। देखिए, एम्फेसाइज थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स, स्टार्टिंग विद द फाउंडेशनल स्टेज विद द वैरायटी ऑफ इनोवेटिव मेथड्स। जैसे कि हम रेगुलर उसको क्या कर सकते हैं, पजल्स, गेम्स, मतलब रेगुलर बेसिस पे बच्चे से करवाएं तो ऑब्वियसली मतलब उसके हैबिट में आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे सिखाना है, कुछ पढ़ाना है, नहीं, वो एक तरह से उस तरह के गेम्स खेले, उस तरह की एक्टिविटीज़ करे और धीरे धीरे क्या हो, उसके एक तरह से उसका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। तो ये, ताकि वो क्या हो, मैथमेटिक्स के लिए बर्डन ना रहे, इंजॉयबल रहे, इंगेजिंग रहे। और ऐसी एक्टिविटीज़ लाइक कोडिंग, ये सब भी मतलब कोडिंग इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है मिडिल स्टेज पर। ओके, हेयर वी कैन सी मिडिल स्टेज पर क्या है, कोडिंग इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ की बात करते हैं तो एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स। हर स्टूडेंट को एक फ़न कोर्स लेना, मतलब एक फ़न कोर्स वो अडॉप्ट करेगा, और उसमें क्या होगा कि वो जो फ़न कोर्स है वो उसे क्या प्रोवाइड करेगा, मतलब एक सर्वे हो सकता है, उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस देने के लिए वो क्या कर सकता है, सैम्पलिंग, सच एज वो सैम्पलिंग कर सकता है। ओके, इसके अलावा प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, जो ग्रेड 6 to 8 है, यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, जो कि मतलब एनसीईआरटी डिज़ाइन करेगा। ऑब्वियसली स्कूल एजुकेशन की बात करें तो एनसीईआरटी डिज़ाइन करेगा, और किस में डिज़ाइन करेगा, मतलब किस में ये गाइडलाइंस तैयार करेगा, NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020 to 2021। स्टूडेंट तो बच्चे को होम लैंग्वेज में, मदर टंग में, या फिर उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल कम्युनिटी, मतलब उसकी जो आसपास के लोग मतलब जो लैंग्वेज बोलते हैं उसी लैंग्वेज में उसको सिखाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो है, हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब ये होम लैंग्वेज हम कब तक किस स्टेज तक बच्चों को होम लैंग्वेज में एजुकेशन दें, तो जो मीडियम इंस्ट्रक्शंस हैं ग्रेड 5 तक तो हम उसको जहाँ तक पॉसिबल हो होम लैंग्वेज, मदर टंग में या फिर लोकल लैंग्वेज में ही उसको मतलब कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो स्कूल्स में वो रहना चाहिए। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके ग्रेड 8 और बियॉन्ड भी हम उसको क्या कर सकें, उसकी मदर टंग में, उसकी होम लैंग्वेज में उसको सिखा सकें। तो इससे क्या होगा, बच्चा वेलकमिंग फील करेगा, उसको भी लगेगा अच्छा जो मेरे घर में लैंग्वेज बोली जाती है वही लैंग्वेज यहाँ बोली जा रही है, तो उसको काफ़ी कुछ, अब वो घबराएगा नहीं चीज़ों से और वो सीखने की कोशिश करेगा। बच्चे की होम लैंग्वेज में ही क्या करा जाएगा, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग साइंस जो है, मतलब कि साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्या है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक उसी लैंग्वेज में, उसकी होम लैंग्वेज में या फिर मदर टंग में अवेलेबल कराई जाएंगी। अगर इन केस अगर होम लैंग्वेज और मदर टंग में वो सपोज़ वो टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है विद इन ए क्लासरूम, वो उसका तो एटलीस्ट वो तो कम से कम होम लैंग्वेज में या मदर टंग में ही रहेगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे टीचर्स जो हैं हमें अपॉइंट करने हैं, जैसे कि जो उसी एरिया के लोकल टीचर्स हैं उन्हीं को अपॉइंट करना है जो कि इस तरह की लैंग्वेजेस को जानते हैं। टीचर्स विल बी इनकरेज टू यूज़ बायलिंगुअल अप्रोच, बायलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, बायलिंगुअल टीचिंग अप्रोच इवन आज भी मतलब यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि इस चीज़ को हम क्या करें, बहुत फोकस रखें इस चीज़ पे, ठीक है, फोकस रहेगा इस चीज़ पे और ये स्ट्रांगली बिल्ड की जाएगी स्कूल्स में। रिसर्च शोज़ दैट द चिल्ड्रन पिकअप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 8। ये वो एज है जहाँ पर
बच्चे के लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है इसी एज में होता है। तो अगर हम इस एज में मल्टीलिंगुअलिज्म को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉग्निटिव बेनिफिट्स, यानी कि बच्चा, ये रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो बच्चा मल्टीपल लैंग्वेजेस जिसको आती हैं, उसके घर में आसपास से उसने सीख ली हैं अर्ली एजेस में, तो क्या होता है, उसका आईक्यू लेवल भी हाई होता है। तो यहाँ क्या है, कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी है मल्टीलिंगुअलिज्म के। इसके अलावा हम लैंग्वेजेस को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लैंग्वेजेस को इंटरेक्टिव स्टाइल में, क्योंकि जितना कोई भी लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं, हम वो लैंग्वेज जो हमें बिल्कुल नहीं आती, जैसे बच्चे को 60 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो कैसे सीख लेता है, क्योंकि वो उस टाइम पर उसकी इतनी कैपेसिटी होती है और इंट्रैक्शन जो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता है उसके साथ, तो वो सीख जाता है। तो जो कोई भी लैंग्वेज सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, इंट्रैक्शन, कन्वर्जेशन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो ईजीली। और मेरे ख्याल से भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, कन्वर्जेशन। अगर हम रीडिंग राइटिंग भी ना करें तो सिर्फ कन्वर्जेशन से ही हम वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। जैसे बच्चा कोई भी लैंग्वेज, घर में उसकी इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बच्चा हिंदी बोलना इजीली सीख लेता है, बनस्बत उसके बाद में वो क्या करता है, उसको पढ़ना लिखना उसमें बाद में ही सीखता है। लेकिन क्या होता है कि वो अगर हम इंट्रैक्शन करेंगे, हाईली इंट्रैक्शन, मतलब हाई इंट्रैक्शन होगा लैंग्वेज क्लासरूम्स में, तो क्या होगा, बच्चे इजीली पिकअप कर लेंगे वो लैंग्वेज और उसका कॉग्निशन पे काफ़ी इफेक्ट होगा, मतलब एक काफ़ी बेहतर इफेक्ट होगा। और वैसे तो जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं सभी को फोकस किया गया है, लेकिन जो हमारे लैंग्वेजेस मेंशन है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैंग्वेजेस तो इंट्रोड्यूस कर ही जाएंगे हर स्कूल में। जिस पर्टिकुलर एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती होगी वहाँ पर वो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाएगी। और मेन फोकस कौन सी लैंग्वेजेस पर रहेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। इसके अलावा भारत में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो वो लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी स्कूल्स में, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, हमारी कम्युनिटी की भी मतलब कि रिस्पेक्ट हो रही है, हमारी कम्युनिटी की लैंग्वेजेस स्कूल में बोली जा रही है, तो काफ़ी एक वेलकमिंग फील कर सके। और उन रीजनल लैंग्वेजेस को मतलब कि हम पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या कर सकते हैं, वहीं के जो लोकल टीचर्स हैं उनको हम मतलब कि अपने स्कूल्स में ला सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज उन्हें पता है और वो उसी कम्युनिटी से हैं, तो वो उस बच्चे को मतलब कि वो एक उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, उस रीजनल लैंग्वेज को वो अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकती हैं बच्चों के सामने। अगर लैंग्वेज की बात आती है तो जो हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनकी जो इम्पॉर्टेंस है, उनके जो ब्यूटी है, उनका जो रेलेवेंस, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास जो है संस्कृत जो है एक मॉडर्न लैंग्वेज है, इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। तो इसमें हमारे एक ह्यूज लिटरेचर है हमारे पास संस्कृत में, और वो इतना ज़्यादा है, एक संस्कृत का ही इतना ज़्यादा लिटरेचर है हमारे पास, जो लैटिन और ग्रीक का अगर लिटरेचर हम साथ में रख दें उससे भी ज़्यादा है एक संस्कृत का लिटरेचर। तो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लिटरेचर है, उसकी भी कितनी इंपॉर्टेंस है वहाँ, और उसमें हर तरह की हमें नॉलेज मिलती है, जैसे कि ये मैथमेटिक्स हो गए, मैथमेटिक्स से ले गए फिलॉसफी, ग्रामर, म्यूज़िक, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, ड्रामा, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग एंड मैनी मोर, मतलब बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। और ये सारे संस्कृत का जो लिटरेचर है किसने लिखा है, रिलीजियस नॉन रिलीजियस पीपल्स ने लिखा है। इसके अलावा हमारी संस्कृत तो है, हमारी मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इसके अलावा हमारे अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा लिटरेचर है। इसके अलावा हमारे पास अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस या हम लिटरेचर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल में तो इवन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर है, तमिल में हमारे पास क्लासिकल लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो मतलब लैंग्वेजेस की इंडिया में तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये इंट्रोड्यूस मतलब इस पे फोकस रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म पे, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है। तो लैंग्वेज लर्निंग किस तरह से इन्हांस की जाएगी, इनोवेटिव एंड एक्सपीरियंशियल मेथड, ओके, गेमिफिकेशन एंड ऐप्स इनके थ्रू इंट्रोड्यूस की जा सकती है। कि डिफरेंट ऐप्स हैं आजकल इंग्लिश सीखने के लिए, जैसे डिफरेंट ऐप्स आते हैं, ऐसे हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के लिए हम डिफरेंट ऐप्स मतलब डेवलप करे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं कौन कौन से, जैसे कि फिल्म, थिएटर है, स्टोरी टेलिंग है, पोइट्री है, म्यूज़िक है,
इन सबको मतलब कि इन सब के थ्रू भी लैंग्वेज लर्निंग जो है इन्हांस करने, मतलब जिस भी तरह से लैंग्वेज लर्निंग इन्हांस हम कर सकते हैं उस तरह से की जाएंगी। तो इसके बाद बात की गई है गिफ्टेड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट। ऐसे स्टूडेंट जिनमें जो शो करते हैं पर्टिकुलर फील्ड में अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को हमें डिस्कवर करना चाहिए, उसको फॉस्टर करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और उसके डेवलपमेंट में फुल्ली हेल्प करनी चाहिए। वो स्टूडेंट जो पर्टिकुलरली मतलब कि अपना इंटरेस्ट शो करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनको इनकरेज करना चाहिए। मतलब टीचर्स की ये मतलब ड्यूटी हो कि वो उनको इनकरेज करे ताकि वो उसको परस्यू कर सके बियॉन्ड द जनरल स्कूल करिकुलम। टीचर एजुकेशन मतलब टीचर एजुकेशन में भी हमें ऐसे मेथड्स इंक्लूड करने चाहिए जो क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें और फॉस्टर कर सकें ऐसे स्टूडेंट को, उनके टैलेंट को, उनके इंटरेस्ट को। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन बच्चों का जो टैलेंट है वो कहीं खो जाए, कहीं गुम हो जाए, और अगर उन्हें प्रॉपर टाइम पे उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी, उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो क्या होगा कि अगर उनके पास कोई टैलेंट भी है तो हो सकता है कि वो कहीं खो जाए और वो वर्ल्ड के सामने ना आ सके। तो टीचर्स क्या करें, टीचर्स बच्चों को इनकरेज करे, उसको मतलब उसको और उसको नॉलेज दे। इसके अलावा वो क्या कर सकती है, टीचर्स सप्लीमेंट्री और इनरिचमेंट मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है, प्रॉपर गाइडेंस कर सकती है और उसको इनकरेज कर सकती है। और क्या किया जा सकता है कि इसके लिए टॉपिक सेंटर्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स एंड सर्कल्स हो सकते हैं, सच एज साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस सर्कल, चेस सर्कल, पोइट्री सर्कल। इसके अलावा क्लब्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्लब्स, इको क्लब्स एंड योगा क्लब। तो इनके थ्रू क्या हो सकता है कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ कि बच्चे और भी ज़्यादा उनको इन्हांस कर सके, अपनी जो भी उसकी इंटरेस्ट हैं, जो भी उसका पर्टिकुलर मतलब कि टैलेंट है उसको वो इन्हांस कर सके और भी ज़्यादा। और देखते हैं और क्या कहा गया है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए। नेशनल रेसिडेंशियल समर प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। एक समर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं जिसमें क्या हो कि प्योरली मेरिट बेस्ड हो वो एडमिशन वहाँ पर, और वो मतलब मेरिट बेस्ड एडमिशन हो तो क्या हो, जो वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, उनको हम अट्रैक्ट कर सकें, बेस्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स को। और इसमें सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको हम पर्टिकुलरली इंक्लूड करें, ठीक है। तो इक्विटेबल एडमिशन हो सके और मेरिट बेस्ड एडमिशन हो सके ताकि जो वेरी बेस्ट स्टूडेंट है वो आ सकें, इन रेसिडेंशियल समर प्रोग्राम से पार्टिसिपेट कर सकें। और ओलंपियाड एंड कंपटीशन मतलब कि एक नेशनल लेवल पे ओलंपियाड और कंपटीशन मतलब कि कंडक्ट करवानी चाहिए, मतलब करवाए जाएंगे बेसिकली इसके अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो ओलंपियाड कंडक्ट किए जाएंगे ये नेशनल लेवल पर कंडक्ट किए जाएंगे, स्टेट मतलब इस लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एफर्ट्स किए जाएंगे जो रूरल एरियाज़ हैं और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ, मतलब उनका भी मतलब रीजनल लैंग्वेज है या रीजनल पीपल्स हैं, उनका भी ग्रेटर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसमें हो सके। इसके लिए हमें क्या करना है कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम या कंपटीशन या ओलंपियाड्स कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में मेन फोकस रहेगा, एफर्ट्स रहेंगे उसके लिए, ताकि क्या हो सके जो लैंग्वेज है वो बैरियर ना बन सके, किसी बच्चों को सीखने में एक लैंग्वेज बैरियर ना बने, बल्कि लैंग्वेज तो हम उसको एक ऐसा टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे को हम और भी ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो ये जो भी मतलब जो कंपटीशन है, जो ओलंपियाड्स हैं, ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हों। लैंग्वेज को हम एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करें, लैंग्वेज हम एज अ बैरियर ना रहे लैंग्वेज किसी भी बच्चे के सीखने में, लैंग्वेज एज अ रिसोर्स यूटिलाइज हो सके कि बच्चों को हम और अच्छे से बेहतर तरीके से सिखाने में हेल्प कर सकें, जो मल्टीलिंगुअलिज्म की हम बात करते हैं। तो अब बात आती है टीचर्स एजुकेशन की। तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड द टीचर का काम क्या है, टीचर शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, हमारा जो नेशन है उसका फ्यूचर को कौन शेप कर रहा है, बेसिकली टीचर शेप करे। तो इसी वजह से जो टीचर को क्या माना जाता है, टीचिंग जो प्रोफेशन है एक नोबेल प्रोफेशन माना जाता है और ये मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं टीचर्स जो है हमारी सोसाइटी के, क्योंकि ये हमारे जो फ्यूचर है, कंट्री का जो फ्यूचर है उसी को शेप करते हैं टीचर्स। सिर्फ जो ओनली द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट लर्न बिकेम टीचर्स कौन बन सकता है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब कि बेस्ट हों, जो सबसे ज़्यादा लर्नड हों,
वो टीचर बनते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या है, एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, मतलब कि रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है हमारी सोसाइटी में, नोबल प्रोफेशन माना जाता है इसे। और क्यों ना हो, क्योंकि टीचर क्या करता है, उसके पास जो नॉलेज है वो उससे उसका इस्तेमाल करके बच्चे को पूरा, उसका जो फ्यूचर उसको शेप करता है, उसे एक आगे उसका एक रास्ता, उसका जो पाथ है उसको दिखाता है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हम टीचर्स एम्पावरमेंट की बात की गई है कि अब टीचर्स को क्या है, क्वालिटी टीचर्स आ सकें। यहाँ पे क्या हो, ये नहीं कि बस कुछ नहीं मिला तो टीचर बने, नहीं, जो डेडिकेटेड है, जो मोटिवेटेड है इस प्रोफेशन में आने के लिए और जिनमें वो काबिलियत है, हम सिर्फ उसी को टीचिंग प्रोफेशन में, सिर्फ वही लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ सकें। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें क्वालिटी टीचर जो है वो एम्प्लॉय करने के लिए, उनको रिक्रूट करने के लिए हमें बहुत बेहतरीन तरीके निकालने होंगे। मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन। हमारे नेशन का, हमारे बच्चों का, चिल्ड्रंस का बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर के लिए हमें क्या ज़रूरत है, टीचर्स का मोटिवेशन, उनका डेडिकेशन, उनका एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। टू इंश्योर दैट द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंटर द टीचिंग प्रोफेशन स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी टू परस्यू 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मतलब बीएड प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर और अदर एरियाज़ में भी क्या हो, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, ताकि जो वेरी बेस्ट स्टूडेंट हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, वो ही टीचिंग प्रोफेशन में एंटर कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको उनके लोकल एरिया में क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपने लोकल एरिया के लिए क्या बन सके, रोल मॉडल बन सकें। इसके हम उनको लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या कर सकें, लोकल एरिया रोल मॉडल बन सकें, अपने एरिया की वो रोल मॉडल बन सकें, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, और वो फिर मतलब बाकी बच्चे भी उनसे इंस्पायर हों, उनसे मोटिवेशन लें और वो भी आगे बढ़ने के लिए मतलब बिल्कुल रेडी रहें। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी टीचर्स है, तो उसके लिए क्या किया जाए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएँ फॉर टीचिंग इन रूरल एरियाज़, इन स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज़। वहीं पे उनको लोकल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए और उनको हाउसिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो क्या कर सकें, वो रेडी हों रूरल एरियाज़ में टीचिंग के लिए, हाई क्वालिटी टीचर्स को मतलब कि जा सके वहाँ पर रूरल एरियाज़ में भी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम वहाँ पे नियर लोकेलिटी में उनको हाउस प्रोवाइड कर सकते हैं, अलाउंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउस अलाउंस, और हम क्या कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सब किया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी रूरल एरियाज़ में भी जो टीचिंग जो हाई क्वालिटी टीचर्स हैं वो वहाँ पर आ सकें, और जो हमारी जो एक्यूट शॉर्टेज है क्वालिटी टीचर्स की रूरल एरियाज़ में, उसको थोड़ा कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज़ कि जो हार्मफुल प्रैक्टिस हैं, एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र को, उसको रोका जाए, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकें, मतलब वो कॉन्टीन्यूटी, मतलब जो बच्चों के जो आइडियल्स हैं, जैसे टीचर्स हमारे आइडियल होते हैं, तो हम वो जो आइडियल हैं उनके साथ कॉन्टीन्यूएशन में रह सके। इसके लिए जो एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र है उसको हॉल्ट किया जाए, उसको रोका जाए, और अगर ट्रांसफ़र हो तो वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हों, और ये किसके थ्रू, ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर हो सके। टेस्ट्स को भी, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। के टर्म्स में उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और ये जो मतलब जो टेस्ट्स हैं ये एक्सटेंड किए जाएंगे टू कवर स्टूडेंट्स, टू कवर ऑल द स्टेजेस, जैसे फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंड। तो हम क्या कर सकें, टेट्स के थ्रू जो सब्जेक्ट टीचर का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें टेट के जो स्कोर है, एनटीए का या फिर जो एनटीए का स्कोर है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, और इसके अलावा क्या है, करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो भी इंक्लूड, मतलब सब्जेक्ट और जो टेट है वो दोनों का ही स्कोर मतलब कंसिडर किया जाएगा टीचर्स रिक्रूटमेंट में। और जो टीचर का जो मोटिवेशन है, मतलब मोटिवेशन फॉर द टीचिंग है, उसको बरकरार रखने के लिए क्या हो सके, एक क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन हो, इंटरव्यू हो, ये एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाएगा।
मतलब आज भी जो है ऐसे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं टीचर की, वो इंटरव्यू भी होते हैं कई जगह पर, और जैसे कि एनबीएस और केवीएस में तो इंटरव्यू मस्ट ही है। स्टेट्स जो हैं वो मतलब कि उनके अपने इट्स अप टू देम कि वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं या नहीं। लेकिन अब जो होगा स्टेट्स के लिए भी कंपलसरी हो जाएगा कि वो जो है टीचर्स का पहले इंटरव्यू, मतलब कि एग्ज़ाम्स के साथ साथ क्या लें, डिमॉन्स्ट्रेशन लें, इंटरव्यू लें, ताकि क्या कर सकें उनकी जो मोटिवेशन फॉर टीचिंग उसको बरकरार रखा जाए, और जो वेरी बेस्ट हैं, जो एक्चुअल में मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है, वो ही एंटर करें इस प्रोफेशन में। तो जो बच्चों की प्रोफिशिएंसी है वो भी टेस्ट की जाए, मतलब कि जो रिक्रूट हो रहे हैं टीचर्स वो लोकल लैंग्वेजेस में उनका टेस्ट की जाए, तो ताकि क्या हो सके, हर स्कूल में क्या हो सके, ऐसे टीचर्स हो सकें जो बच्चों की लोकल लैंग्वेज में उनसे कॉन्वर्जेशन कर सकें। और सिमिलरली नॉट ओनली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में भी इसी तरह के सिमिलैरिटी होनी चाहिए टेट में, डिमॉन्स्ट्रेशन, इंटरव्यू में। प्राइवेट में तो इवन आज भी जो है इंटरव्यू और डिमॉन्स्ट्रेशन होता ही है, लेकिन जो ऐसे कि टेट्स हैं, इसके अलावा जो एग्जामिनेशंस हैं वो सब भी होने चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी। तो ऐसे मतलब कि एरियाज़ डेवलप किए जाएं जो क्या कर सकें, जनरलिस्ट टीचर्स के बाद, सपोज कोई जनरल टीचर बन गया, नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर बन गया, उसके बाद क्या हो, आफ्टर जो प्री सर्विस टीचर है, मतलब कि उसके बाद एक सर्टिफिकेशन कोर्स हो, सर्टेन सर्टिफिकेशन, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कोर्स हो, ताकि वो हो सकते हैं इन सर्विस टीचर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम हो सकते हैं या ब्लेंडेड हो सकते हैं। तो वो मतलब कि जनरल या सब्जेक्ट टीचर बनने के बाद हम वो पर्टिकुलर कोर्स कर सकें, और हम जो स्पेशल एजुकेटर मतलब स्पेशल चिल्ड्रन हो उनके लिए भी हमारे पास स्किल्स आ सकें। उसके बाद हम आते हैं अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, मतलब कि अब टीचर किस तरह बनेंगे, टीचर ट्रेनिंग किस तरह होगी। जो अब यहाँ बात आती है, ये सारे जो बीएड कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट या जो करना चाहते हैं, बीएड नहीं सिर्फ जो डिप्लोमा भी कर रहे हैं टीचिंग में, तो उनके लिए यहाँ पर बात आती है कि अब टीचर किस तरह बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आप लोग टीचर किस तरह बनेंगे। अब तो हम देखेंगे कि जो 2030 तक मिनिमम डिग्री, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका मतलब सब्जेक्ट नॉलेज भी दी जाएगी, और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं टीचिंग के लिए वो भी आपके अंदर डेवलप किए जाएंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात हम काफ़ी पहले से सुन रहे हैं, लेकिन अब ये कंपलसरी हो जाएगा 2030 तक कि जो भी टीचर बना उसको 4 ईयर बीएड प्रोग्राम करना कंपलसरी है। इसके अलावा जो ऑलरेडी सपोज उन्होंने जिन स्टूडेंट को सब्जेक्ट नॉलेज है तो वो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम भी ले सकते हैं। और हम देखेंगे, हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री अटेन कर ली है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये भी जो आज है, मतलब कि हमने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद हम 2 इयर्स का बीएड करें, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आफ्टर 12 डायरेक्ट आप मतलब कि 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज़ वो स्टूडेंट है जिन्होंने 4 ईयर्स ऑफ अपना बैचलर डिग्री 4 इयर्स की है जिनकी, तो उनके लिए, या फिर जो मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स होंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि आज भी क्या होता है कि जो मास्टर कर चुके हैं स्टूडेंट, तो वो उन्हें क्या करना पड़ता है, 2 साल का बीएड करना पड़ता है, ठीक है, टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। अब जो है यहाँ पर बहुत सही रहेगा कि अब उनको ज़्यादा अपने टाइम नहीं मतलब कि इसमें स्पेंड करना पड़ेगा, और वो मतलब कि एक टाइम बाउंड मैनर में इजीली मतलब कि अपने टीचर बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है वो उनको सिर्फ क्या होगा, 1 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, या फिर जिन्होंने 4 ईयर की ग्रेजुएशन की है उनके लिए ये 1 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा। और हम आगे देखते हैं कि जो टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग की जब बात की गई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शॉर्टर, आप देखिए कि जो शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो भी अवेलेबल किए जाएंगे मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पर क्या होगा कि एक बार सपोज उन्होंने बीएड कर लिया, अगर उन्हें और स्पेशलाइजेशन करना है, ठीक है, सपोज जैसे कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा कि वो फर्दर अपना इसके लिए स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं,
या फिर जो लीडरशिप और मैनेजमेंट पोजीशन पर जाना चाहते हैं तो आफ्टर बीएड वो कर सकते हैं ये कोर्सेज़, ये प्रोग्राम्स। या फिर इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ है जो मतलब कि मूव करना चाहते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, जैसे कि फ्रॉम फाउंडेशनल टू प्रिपरेटरी टू मिडिल, या फिर तो उनके लिए भी मतलब कि पोस्ट बीएड जो है शॉर्टर ड्यूरेशन के सर्टिफिकेशन कोर्स रहेंगे। तो कितना अच्छा है, मतलब हमारे लिए, मतलब टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो जहाँ पे हमें फ्रीडम मिलती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि हम बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ अपना भी एग्जांपल लूँ तो मैं भी ये देखूँगी कि जहाँ पर ज़्यादा अगर मुझे फ्रीडम है तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। अगर एक नैरोनेस है तो शायद मैं उसमें नहीं इतना परफॉर्म कर पाऊँगी अच्छा। और देखिए इंटरनेशनल लेवल पर मतलब कि बहुत सारे मतलब कि रिसर्चेस होती रहती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पैडागोजिकल प्रैक्टिस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं टीचिंग की, वो आइडेंटिफाई की जाएंगी एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है उनको मतलब कि जो बेस्ट पैडागोजीज़ हैं, पैडागोजिकल अप्रोच हैं, उसको स्टडी करेगा एनसीईआरटी, उसको आइडेंटिफाई करेगा, रिसर्च करेगा और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा उस पर, ताकि वो हम अपने इंडिया में उस प्रैक्टिस में ला सकें वो पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो कितना अच्छा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब कि प्रूवन है या फिर उस पर हम रिसर्च भी कर सकते हैं फर्दर, तो उसको इंडिया में कितनी बेहतर रहेंगे, तो हम इंडिया में भी ला सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं। और एक NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और TE मतलब टीचर एजुकेशन। ये भी मतलब ये NCT टीचर एजुकेशन में, टीचर्स के एजुकेशन में NCT का ही रोल होता है, NCERT का नहीं होता। NCERT स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। तो जो NCT है वो क्या डेवलप करेगी, NCT डेवलप करेगी एक NCFTE 2021। किसके लिए फॉर्मुलेट किया जाएगा, ये टीचर्स के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। और ये जो प्रिपेयर किया जाएगा, ये प्रिपेयर किया जाएगा अंडर द ब्रॉड गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एंड सी व्हाट कम्स नेक्स्ट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, इंक्लूसिवनेस। मैंने आपको पहले भी जब मैंने डॉक्यूमेंट मतलब कि स्टार्ट किया था, तो जब मैंने बताया था कि इंक्लूसिवनेस की बात की गई, मल्टी डिसिप्लिनरी और अप्रोच, इंक्लूसिवनेस, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। इन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है 3 चीज़ों पे, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस और हाई क्वालिटी एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीलिंगुअलिज्म, पावर ऑफ लैंग्वेज। ये 4-5 चीज़ें हैं जो स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस है इन सब चीज़ों पे, और इवन पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ही। तो हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक सिंगल ग्रेटेस्ट टूल है, एक ऐसा इकलौता टूल है, सब मतलब कि एक ऐसा मेजर टूल है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी अचीव करने में बहुत वर्क कर सकता है। काफ़ी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। हर सिटीज़न ये चाहता है कि वो जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की, अपने नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की। तो हम एक ऐसा एजुकेशन ला सकें, एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सकें जो मतलब कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सकें ताकि जो ऐसा चाइल्ड मतलब कि कोई भी ऐसा चाइल्ड ना हो जो कोई भी अपॉर्चुनिटी खोए, लूज़ करे, जिससे कि वो एक्सेल कर सकता है, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी वो ना खोए। और क्या है, बर्थ और बैकग्राउंड के सब सर्कमस्टांसेस में ऐसे सिचुएशन उसके पास ना हो कि वो अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज़ करे। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मतलब ये कॉन्टीन्यूसली इसमें डेवलपमेंट के लिए कॉन्टीन्यूसली पार्टिसिपेट करिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमेशा से इसने क्या काम किया है कि जो सोशल गैप्स हैं उनको ब्रिजिंग करने के लिए, उनको कम करने के लिए एजुकेशन का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लार्ज डिस्पैरिटीज स्टिल रिमेन, आज भी काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी गैप है, और इससे हमें
ओवरकम करना है, इसे हमें कम करना है ओवरऑल। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर्विस एनवायरनमेंट। सर्विस एनवायरनमेंट में क्या बात कही गई है कि जो टीचर्स हैं अपनी जॉब्स को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, डिसेंट और प्लीजेंट सर्विस कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं। एडिक्वेट एंड इन सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्किंग टॉयलेट्स हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, क्लीन और अट्रैक्टिव स्पेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अवेलेबल प्रॉपर कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, इंटरनेट फैसिलिटी, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल रिसोर्स हो, ताकि क्या किया जा सके, स्टूडेंट मतलब जो टीचर्स हैं अपना वर्क जो है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। एक उनको सेफ वेलकमिंग जो एनवायरनमेंट उनको फील होगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए प्रॉपर स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की पूरी फैसिलिटी, इंटरनेट कनेक्शन, तो वो अपने जो फंक्शन है, अपना जो काम है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगी। इसके आगे बहुत अच्छी बात क्या कही गई है कि लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंट बाय द टीचर्स ऑन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़। आज हम देखते हैं कि जो टीचर्स हैं उनको मतलब एकेडमिक्स के अलावा जो है नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ जो है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिड डे मील में अगर उनको ड्यूटी लगा दी गई या फिर इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई, तो इन सबको क्या किया जाएगा, नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में टीचर्स को इंगेज नहीं किया जाएगा। अब मतलब तो ये बहुत ही अच्छी बात है टीचर्स के लिए कि अब जो है वो मोर फोकस कर पाएंगे अपने टीचिंग पे, बच्चों के सीखने में, टीचिंग लर्निंग में, ताकि ये फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकें टीचिंग लर्निंग ड्यूटीज़ में। जैसे कि मिड डे मील वगैरह रिलेटेड वर्क है ना, इन सबको अब एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ताकि अब वो क्या है रहें, सिर्फ टीचिंग के लिए डेडिकेटेड रहें, बच्चों को सिखाने के लिए डेडिकेटेड रहें, उनके बच्चों को सीखने में हेल्प कर सकें और वो नए तरीके, इनोवेटिव तरीके से उनको टाइम मिल सके, वो बच्चों को सिखा सकें। और एक बहुत अच्छी बात क्या कही गई है कि जो टीचर्स हैं अब उन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी दी जाएगी, ताकि वो अपने तरीके से पैडागोजी अडॉप्ट कर सकें जो उनको बेस्ट लगती है अपने उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर पैडागोजी हर स्टूडेंट्स को हम नहीं पढ़ा सकते, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है और हर बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग होता है। तो टीचर जो है अपने बच्चों के सीखने के तरीके के हिसाब से बच्चों को पढ़ा सके तो इफ़ेक्टिव लर्निंग जो होगी इस तरह से पॉसिबल हो पाएगी। तो ये जो ऑटोनॉमी दी गई है मुझे तो बहुत ही बेहद पसंद है ये, क्योंकि हम अपने तरीके से मतलब अपने तरीके से क्या, बच्चे जिस तरीके से सीखने के लिए तैयार हों उस तरीके से पढ़ाएं। एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्टनेस ना हो कि आपको ये फॉलो करना है। ऑब्वियसली वी विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम के अंडर ही हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन सिखाएंगे मतलब कि, लेकिन क्या है कि ऑटोनॉमी होगी तो हम अपने जो भी सिखाएंगे उसको अपने तरीके से सिखाएंगे, जिस तरीके से बच्चा अच्छे से बेहतर सीख सकेगा उस तरीके से सिखाएंगे। एक पर्टिकुलर हमें एक गाइडलाइन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, इसी तरीके से सिखाना है या ये चीज़ फॉलो करनी है, नहीं। तो ये जो है चीज़ बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है टीचर्स के लिए, टीचर एम्पावरमेंट के लिए, मतलब कि और टीचर्स को भी मज़ा आने वाला है और बच्चों को भी सीखने में मज़ा आने वाला है, टीचर को सिखाने में मज़ा आने वाला है। एंड नेक्स्ट टीचर्स के देखिए कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स के कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया जाने वाला है, ताकि ये नहीं कि एक बार वो टीचर बन गए तो अब बन गए और अब उन्होंने जो सीख लिया था अब सालों तक वो उसी पैडागोजी को और उसी सारी चीज़ों को सिखाते आ रहे हैं बच्चों को। नहीं, अब टाइम के हिसाब से क्या है, टीचर को भी चेंज होना है और इसके लिए क्या करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो है मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी टीचर्स के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। लेटेस्ट इनोवेशन मेथड जो है, एडवांसमेंट जो हुई हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में मतलब टीचिंग प्रोफेशन में, वो टीचर्स को बताई जाएंगी। और ये किस तरह से बताई जाएंगी, ये हो सकते हैं लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल वर्कशॉप हो सकती हैं जो प्रोवाइड मतलब कि कंडक्ट की जाएंगी हर लेवल पे, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो। ऑनलाइन भी हो सकती हैं वर्कशॉप। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और 50 आवर्स ऑफ CPD मतलब कम से कम उसको हर साल एवरी ईयर 50 घंटे तो अपने जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में देने ही पड़ेंगे। तो जहाँ पर बच्चों को सिखाई जाएंगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट जो है इनोवेशन है उस पर्टिकुलर फील्ड में। और ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे
टीचर की भी इंटरेस्ट का बहुत ख्याल रखा जाएगा कि वो जो है जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जहाँ उसका इंटरेस्ट है, जो वो बच्चों को सिखाना चाहता है उसमें अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे। तो कोई पर्टिकुलर कोई रिस्ट्रिक्ट ये नहीं है कि आपको हर साल ये सीखना है आपको हर साल कुछ ना कुछ करना है अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, अपने टाइम देना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, लेकिन वो भी आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई मुझसे तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम होता है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इवन सभी के देखा जाए तो जब अगर हमारा इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर चीज़ में और वो हम कर रहे हैं तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे रैदर देन कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है और तब हम उस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी जो टीचर जितने भी हैं, फ्यूचर टीचर्स हैं, जो बन चुके हैं, जो बनने वाले हैं, वो अगर उनका सच में ही टीचिंग में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वो टीचिंग इंटरेस्ट मतलब टीचिंग को अडॉप्ट करें, टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे की लाइफ ख़राब कर देते, मतलब बच्चे का इवन पढ़ने का कुछ सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता बिल्कुल भी। पता नहीं मतलब कि कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे, शायद मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहीं कुछ नहीं बने चलो टीचर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन आप कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे और आपने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो बिल्कुल पढ़ाइए, सिर्फ पढ़ाने के लिए ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल है पढ़ाने के लिए। हमारे आसपास इतने बच्चे हैं, हम जहाँ चले जाएं वहाँ बच्चे हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी हर जगह है। तो ये टीचिंग के लिए ये नहीं कि सिर्फ हमारी एक जॉब लगेगी तभी हम टीचिंग करेंगे, तभी हम वहाँ पे सिखाएंगे। ऑल द इम्पॉर्टेंट है कि एक सक्सेसफुल टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, टू बी रिकॉग्नाइज, आपको एक पर्टिकुलर जॉब आपकी होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि आपको अपने बच्चों को सिखाने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को सिखा सकते हैं बिना जॉब के भी। और जो अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स जो हैं उनका भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए भी सिमिलर मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएंगे, वर्कशॉप्स एंड ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपनी जो लीडरशिप है उसको इम्प्रूव कर सकें, मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए भी क्या है, उनको भी 50 आवर्स और मोर CPD मॉड्यूल्स पर ईयर, यानी कि उनको भी 50 आवर्स जो हैं पर ईयर देने ही अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और उससे भी ज़्यादा अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर ग्रोथ, मतलब कैरियर ग्रोथ तो मतलब एवरीवन वांट्स दैट कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ भी ज़रूर होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार आप आ गए तो अब आप सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही करते चले जाएं काम। तो आपका भी मतलब कि कैरियर ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, मेरिट बेस स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेन्योर का उनको हम इंसेंटिवाइज करें, प्रमोशन करें, सैलरी स्ट्रक्चर भी मतलब कि सैलरी भी इंक्रीज़ करें, सैलरी इंक्रीमेंट भी होना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से भी वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। और जो भी मतलब हम जिस चीज़ में भी कैरियर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें हमारा कैरियर ग्रोथ, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, तो ये टीचिंग प्रोफेशन में भी होना चाहिए। इसके लिए भी प्रॉपर जो एक सिस्टम डेवलप होगा जो कि मल्टीपल पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा, जो कि असेस कर सके परफॉर्मेंस जो टीचर की। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज जो गवर्नमेंट हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है मतलब कि वो इसको बनाएंगी, इसको डेवलप करेंगी। और किस बेस से, जैसे कि पीयर रिव्यूज़, अटेंडेंस, कमिटमेंट और आवर्स ऑफ CDP जो वो दे रहे हैं अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये सब पैरामीटर्स कौन ध्यान रखेगा, कौन बनाएगा, NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, मतलब कि आप बनाएंगे स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करेंगे टीचर्स के लिए कि इन स्टैंडर्ड्स को तो मीट करना ही करना चाहिए टीचर्स को। तो उसके थ्रू अगर जो उसको मीट कर लेगा तो उसको ऑब्वियसली कैरियर प्रोग्रेशन होगा, उसको मतलब कि प्रमोशन होगा, उसका सैलरी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ये जो कैरियर प्रोग्रेशन हो, प्रमोशन हो, इस तरह से हो कि फर्दर ये ना हो कि जो अर्ली स्टेजेस के टीचर हैं वो लेटर स्टेजेस में चले जाएं, मतलब कि फाउंडेशनल वाले मतलब प्रमोट होकर प्रिपरेटरी में चले जाएं, प्रिपरेटरी वाले प्रमोट होकर मिडिल स्टेज में चले जाएं। क्योंकि हम किसी भी स्टेज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हर स्टेज की अपनी इम्पॉर्टेंस है और उन्हें भी हाई क्वालिटी
मोटिवेटेड डेडिकेटेड टीचर्स चाहिए, तो हम उसी पर्टिकुलर स्टेज पर रख कर टीचर को तब उसी का मतलब कि सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो मतलब उसका कैरियर ग्रोथ उस पर्टिकुलर स्टेज पर रहकर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज मूव करेगा तभी उसका मतलब प्रमोशन होगा, उसका कैरियर ग्रोथ होगा। So bridging these gaps and access participation and learning outcomes of children belonging to scheduled caste will continue to one of the major goals। ये एक मेजर गोल रहेगा scheduled caste and OBC जो हैं अदर बैकवर्ड कैटेगरीज क्लासेस, इनके लिए मतलब इनका यहाँ पर जो गैप है उसको ब्रिज करना ही काफ़ी मतलब कि एक मेजर गोल रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं तो ये भी क्या है, काफ़ी मतलब कि बहुत सारे जो हैं प्रोविज़न्स करने के बाद भी जो हैं ये अंडर रिप्रेजेंटेड है। पॉलिसी जो है ये प्रमोट करेगी एजुकेशन इस मतलब माइनॉरिटीज़ के चिल्ड्रन के लिए और जो है हमारे शेड्यूल कास्ट या फिर जो अदर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, ताकि जो एजुकेशन है उनको उस कंडीशन से सिचुएशन से निकाल कर ला सके। और एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो उनको उस मतलब कि जो सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप हैं वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है। Although we have many successful policies and schemes जो टारगेट करती हैं, मतलब सक्सेसफुल कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन सी स्कीम्स हैं, जैसे कि टारगेटेड स्कॉलरशिप में माइनॉरिटीज़ के लिए, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, इंसेंट ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उनके लिए इंसेंटिवाइज है। इसके अलावा बाइसिकल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर स्पेशली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो ये जो है काफ़ी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है इन पॉलिसीज़ की वजह से। क्या हुआ है, इन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इन पॉलिसीज़ को भी हमें क्या करना है, इन पॉलिसीज़ को भी हमें फर्दर स्ट्रेंथेंस करने की ज़रूरत है अक्रॉस द कंट्री। इसी के साथ दोस्तों टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।